ओके, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। थर्ड चैप्टर मतलब सीक्वेंस के हिसाब से इकोलॉजी का पहला चैप्टर है, लेकिन अपने वीडियो के हिसाब से थर्ड चैप्टर है, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। ठीक है, सबसे बड़ा चैप्टर है इकोलॉजी का और सबसे इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें बायोलॉजी का अच्छा खासा रोल रहता है। मतलब इवोल्यूशन और बाकी जो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स रहते हैं वो इसमें काफ़ी रहते हैं, जो बाकी चैप्टर्स में उतने नहीं रहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये रामदेव मिश्रा का पूरा अपने को डेटा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनके ऊपर कई बार क्वेश्चंस आते हैं। मैंने अभी रैंकर्स की जो टेस्ट ली थी इकोलॉजी में, उसमें भी एक क्वेश्चन इसके ऊपर था, है ना। तो इतना बस पहली लाइन याद रखना कि रामदेव मिश्रा इज रेवर्ड है ना, इज्जत की जाती है उनकी, कहा जाता है उनको एज द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। ठीक है, हर चैप्टर के पहले जो साइंटिस्ट की इन्फॉर्मेशन दी रहती है वैसे वो पढ़ लिया करो, कभी कभी उसमें से क्वेश्चन आ सकता है। गेटिंग? तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, दैट इज ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस। Our living world is fascinatingly diverse and amazingly complex. We can try to understand its complexity by investigating processes at various levels of biological organization, that is macromolecules, cells, tissues, organs, individual organisms, population, communities. ठीक है, ये सीक्वेंस तो हमको पता है, ये सीक्वेंस हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था, है ना, कि पहले मैक्रोमोलिक्यूल्स रहते हैं, फिर सेल्स बनते हैं, फिर टिश्यूज बनते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म, और फिर एक ही स्पीशीज के बहुत सारे ऑर्गेनिज्म लिविंग इन अ पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड एज अ पॉपुलेशन। फिर वेरियस अलग अलग स्पीशीज के पॉपुलेशन इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, मतलब कम्युनिटी। इन कम्युनिटी और नॉन लिविंग थिंग्स, एबायोटिक फैक्टर जब आते हैं तब बायोम और इकोसिस्टम। ठीक है, एट पॉपुलेशन, कम्युनिटीज एंड इकोसिस्टम्स एंड बायोम्स. At any level of biological organization, we can ask two types of questions. For example, when we hear the bulbul singing early morning in the garden, we may ask, how does the bird sing? Or why does the bird sing? The how type questions seek the mechanism behind the process. जैसे अपने पास लैरिंग्स होता है साउंड बॉक्स, वैसे बर्ड्स में सिरिंग्स होता है, SYRINX, जिससे वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर वो है सिरिंग्स। While the why type questions seek the significance of the process, कि क्यों गा रहा है भाई। For the first question in our example, the answer might be in terms of the operation of the voice box and the vibrating bone in the bird. Whereas for the second question, the answer may lie in the bird's need to communicate with its mate during breeding season. When you observe nature around you with a scientific frame of mind, you will certainly come up with many interesting questions of both types. Why are night blooming flower generally white? क्योंकि रात के समय अंधेरा रहता है, कलर तो दिखने वाला है नहीं, तो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए कलर का मदद लेने की जरूरत नहीं है। हाउ डज द बी नो विच फ्लावर हैज नेक्टर? ठीक है, स्मेलिंग से एंड कलर से। वाई डज कैक्टस हैव सो मेनी थॉर्न्स? गलत चीज हो गई है, इट शुड बी स्पाइन्स नॉट थॉर्न्स। हमने पढ़ा हुआ है मॉर्फोलॉजी में कि स्टेम का मॉडिफिकेशन रहा तो थॉर्न्स बोलते हैं और लीफ का मॉडिफिकेशन रहा तो स्पाइन्स बोलते हैं। ठीक है, हाउ डज द चिक यानी मुर्गी या डक का बच्चा रिकॉग्नाइज हर ओन मदर एंड सो ऑन। You have already learnt in previous classes that ecology is a subject which studies the interactions among organisms and between the organism and its physical environment. Ecology is basically concerned with 4 levels of biological organization: organisms, populations, communities and biomes. In this chapter we explore ecology at organismic and population levels. ठीक है, तो organism and its environment. Ecology at the organismic level is essentially physiological ecology which tries to understand how different organisms are adapted to their environments in terms of not only survival but also reproduction. मतलब फिजियोलॉजी के लेवल पे अपना सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, ठीक है, सेल्यूलर लेवल, क्या क्या रिएक्शंस कुछ अलग हो रही है अगर बॉडी में, उस लेवल पे स्टडी किया जाता है जब अपन ऑर्गेनिज्म पे लेवल पे होते हैं तब। You may have learnt in earlier classes how the rotation of our planet around the sun and the tilt of its axis cause annual variations in the intensity and duration of temperature. समर विंटर की बात कर रहे हैं वो, ठीक है, resulting in distinct seasons. These variations together with annual variation in precipitation. Remember, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये,
प्रेसिपिटेशन इंक्लूड्स बोथ रेन एंड स्नो। भाई स्नो गिर रहा है तो उसको प्रेसिपिटेशन क्यों नहीं बोलेंगे, पानी तो आ ही रहा है ना नीचे। अकाउंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेजर बायोम्स सच एज डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट एंड टुंड्रा। ठीक है, अब ये डायग्राम है, इसके ऊपर नीट में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, शायद 2015 के नीट में ये इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, जिसमें क्या करते हैं, ये डायग्राम दे देते हैं और इस डायग्राम में ABCD लेबलिंग रहता है, कौन सा ग्रासलैंड है, कौन सा कॉनिफेरस फॉरेस्ट है, ये अपने को उसमें बताना पड़ता है। तो इसको याद रखने की एक ट्रिक है। ठीक है, एक रॉक बैंड है ACDC नाम का, ACDC तुमको शायद नहीं पता होगा, काफी पुराना रॉक बैंड है, अभी भी चल रहा है, लेकिन काफी पुराना 1970s में वगैरह शुरू हुआ है। अभी उसके जो सिंगर्स और गिटारिस्ट है वो 60 ईयर्स ओल्ड वगैरह है। ठीक है, एक्सट्रीमली ओल्ड बैंड है। तो ACDC वो करंट रहता है ना, अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट, तो उससे अपना सिंबल ऐसे बनाया हुआ है, ऐसा उस बैंड का नाम है। ठीक है, तुम गूगल पे सर्च भी कर सकते हो। तो ये ऐसा ये डिजाइन अपने को बनाना है, ये वाला डिजाइन। ठीक है, देखो कैसा करना है अपने को, ऐसा जाना है, ऐसा जाना है, फिर ऐसा जाना है, फिर ऐसा जाना है। ठीक है, देखो ऐसा जाना है, फिर ऐसा जाना है और फिर ऐसा जाना है। ठीक है, ऐसा ऐसा ऐसा, लाइटनिंग बोल्ट का डिजाइन बन गया ना, ऐसा ऐसा ऐसा। ACDC, बस DC की जगह अपने को DG बोलना है, अपने को बस चेंज क्या कर देने का है, ACDC को बोलना है ACTG। ठीक है, तो देखो A मतलब आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा, C मतलब कॉनिफेरस फॉरेस्ट, D मतलब डेजर्ट, ठीक है, और G ये जो येलो वाला रीजन है, दिस इज ग्रासलैंड। ACDG ये तो हो गया। उसके बाद ये वाला टेम्परेट है, ये वाला ट्रॉपिकल है। इसको कैसे याद रखेंगे, अल्फाबेट में पहले E आता है, बाद में R आता है, तो पहले टेम्परेट फिर ट्रॉपिकल, खत्म। ठीक है, आर्कटिक, कॉनिफेरस, डेजर्ट, ग्रासलैंड्स, ACDG, पहले टेम्परेट फिर ट्रॉपिकल, सिंपल। ठीक है, तो ये डायग्राम तो हमको याद हो जाएगा। अब इस डायग्राम के थ्रू, इस ग्राफ के थ्रू अपने को बताया क्या जा रहा है। तो देखो ये प्रेसिपिटेशन है और ये टेम्परेचर है। ठीक है, सबसे पहले अपना आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा लेते हैं। टेम्परेचर कम है इसका, देखो 0 डिग्री तो इसका मैक्सिमम टेम्परेचर हो गया। ठीक है, और प्रेसिपिटेशन भी कम है। ठीक है, फिर कॉनिफेरस फॉरेस्ट यानी हिमाचल प्रदेश वाले फॉरेस्ट, जिम्नोस्पर्म्स वाले, नीडल लीफ वाले फॉरेस्ट। ठीक है, उनमें कैसा है कि मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन थोड़ा ज़्यादा है, टेम्परेचर और थोड़ा ज़्यादा है। फिर डेजर्ट में जाएंगे तो टेम्परेचर तो अच्छा खासा है ना, टेम्परेचर तो अच्छा खासा है और मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन एकदम कम है। अच्छा, तुम बोलोगे अभी सर डेजर्ट में सिर्फ 25 डिग्री टेम्परेचर, कुछ भी, लेकिन ये क्या है, मीन है, मीन मतलब एवरेज। ठीक है, तो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। और फिर ग्रासलैंड मतलब जैसे अफ्रीका में है या गिर फॉरेस्ट में, जहाँ पर लायंस रहते हैं, पूरे ग्रासेस रहते हैं वहाँ पर, है ना, प्रेरी, सवाना, ऐसा सब तुमने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। यहाँ पर प्रेसिपिटेशन थोड़ा बढ़ गया है, लेकिन टेम्परेचर डेजर्ट के समान ही अच्छा खासा ज़्यादा है। और रही बात ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मतलब ट्रॉपिकल इन्हें क्या बताया था तुमको, इक्वेटर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक का जो एरिया है वो ट्रॉपिकल रीजन में आता है। वहाँ पर टेम्परेचर तो सनान है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, लेकिन प्रेसिपिटेशन भी बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए ह्यूमिडिटी रहती है वहाँ पर। अफ्रीका में वगैरह भी तुम देखोगे, साउथ अमेरिका में तो ह्यूमिड वेदर रहता है, ह्यूमिड। ठीक है, तो ये ग्राफ अपने को याद रखना पड़ेगा। रीजनल एंड लोकल वेरिएशंस विद इन ईच बायोम लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ वाइड वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स। मेजर बायोम्स ऑफ इंडिया आर शोन इन फिगर 13.2। पहला है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, मतलब एवरग्रीन रहता है वो। ठीक है, फिर ये चंद्रपुर का फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस मतलब पत्तियां झड़ने वाला,
झड़ना, पत्तियां झड़ना मतलब डेसिडुअस, इसमें कभी पत्तियां नहीं झड़ती, इसमें पतझड़ होती है जैसे चंद्रपुर के जंगल में होती है। ठीक है, फिर डेजर्ट, ये एक्चुअली बीच का फोटो लग रहा है मेरे को, तो इसी डेजर्ट के नाम से चिपका दिया, इतने पेड़ नहीं होते डेजर्ट में, लेकिन ठीक है डेजर्ट। एंड सी कोस्ट, सी कोस्ट तो अपने को पता ही है। ठीक है, मेजर बायोम्स ऑफ इंडिया। On planet Earth, life exists not just in a few favorable habitats but even in extreme and harsh habitats. Scorching यानी बहुत ज़्यादा गर्म, राजस्थान डेजर्ट आग लगा देने वाले को स्कॉर्चिंग बोलते हैं। ठीक है, अनु मलिक। तो स्कॉर्चिंग राजस्थान डेजर्ट, परपेचुअली रेन सोक्ड मतलब बहुत ज़्यादा बारिश होने वाला, मेघालय फॉरेस्ट, डीप ओशन ट्रेंचेस यानी ओशन के एकदम डीप में जमीन, ओशन की जो डीप जमीन है उसमें, ठीक है, उसके गड्ढों में। टॉरेंशियल स्ट्रीम्स मतलब जो गर्म स्ट्रीम्स रहती है। परमाफ्रॉस्ट, परमा मतलब परमानेंट, फ्रॉस्ट मतलब स्नो, तो जहां पर हमेशा स्नो रहता है ऐसा परमाफ्रॉस्ट, पोलार रीजन्स। हाई माउंटेन टॉप्स, बॉइलिंग थर्मल स्प्रिंग्स, ये बॉइलिंग थर्मल स्प्रिंग वगैरह तुमको पता होगा। कई सारे ऐसे टेम्पल्स वगैरह है इंडिया में जहाँ पर गर्म पानी आता है, लोग फिर उसको कुछ जादू मैजिक से कंपेयर कर लेते हैं, लेकिन वैसा नहीं होता है। वो सल्फर के कारण, उसमें सल्फर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होने के कारण वो पानी गर्म रहता है। ठीक है, मैं एक मंदिर में गया था नॉर्थ इंडिया में, शायद डलहौसी नहीं, क्या नाम था उस जगह का, 2006 में गया था मैं, डी से ही नाम था, मेरे को याद नहीं आ रहा है। वहाँ पर उस मंदिर में क्या था, वो हिमाचल प्रदेश की उधर के साइड का था वो। वहाँ पर प्रसाद में कच्चे चने देते थे और वहाँ पर मंदिर के सामने एक पॉन्ड था, उसमें गर्म पानी रहता था, तो लोग ऐसे कपड़े में चने रखते थे, उसको उस पानी में डुबोते थे, तो चने बॉईल होते थे लिटरली, इतना गर्म पानी, लिटरली बॉइलिंग थर्मल स्प्रिंग्स। लेकिन उसमें भी लाइफ एग्जिस्ट्स, पता है अपने को, आर्कीबैक्टीरिया, थर्मो एसिडोफिल्स। स्टिंकिंग यानी गंदी बास वाले, ठीक है, गंदी स्मेल वाले को स्टिंक बोलते हैं, स्टिंकिंग। कंपोस्ट पिट्स, ये तो पता ही है वर्मी कंपोस्ट क्या चीज है, टू नेम अ फ्यू। इवन अवर इंटेस्टाइन इज अ यूनिक हैबिटेट फॉर हंड्रेड्स ऑफ स्पीशीज ऑफ माइक्रोब्स। अपना इंटेस्टाइन भी एक बायोम है। ठीक है, इसको अंडरलाइन करेंगे इस लाइन को, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, फिर what are the key elements that lead to so much variation in the physical and chemical conditions of different habitats? The most important ones are temperature, water, light and soil. We must remember that the physico-chemical मतलब abiotic components alone do not characterize the habitat of an organism completely. The habitat includes biotic components also, pathogens, parasites, predators and competitors of the organism with which they interact constantly. We assume that over a period of time the organism had, through natural selection, evolved adaptations to optimize its survival and reproduction in its habitat. ठीक है, मेजर एबायोटिक फैक्टर्स, तो पहले अपन एबायोटिक फैक्टर्स का स्टडी करेंगे, फिर हम इन बायोटिक फैक्टर्स का स्टडी करेंगे। ठीक है, पहला है टेम्परेचर। टेम्परेचर इज द मोस्ट इकोलॉजिकली रिलीवेंट एनवायरमेंटल फैक्टर। यू आर aware that the average temperature on land varies seasonally, decreases progressively from the equator towards the poles and from plains to the mountain tops. ठीक है, कम होते जाता है। It ranges from sub-zero levels in polar areas and high altitudes to more than 50 degrees Celsius in tropical deserts in summer. देखो, in summer, ठीक है। There are however unique habitats such as thermal springs and deep sea hydrothermal vents where average temperatures exceed 100 degrees Celsius. It is general knowledge that mango trees do not and cannot grow in temperate countries like Canada and Germany. अंडरलाइन करेंगे इसको, एकदम इंपॉर्टेंट चीज है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। Snow leopards are not found in Kerala forests and tuna fish are rarely caught beyond tropical latitudes in the ocean. ट्रॉपिकल के बाद मतलब टेम्परेट में जैसे अपन घुसने लगेंगे तो अपने को ट्यूना फिश मिलने की संभावना कम होती जाएगी।
ठीक है, तो ये तीनों चीजें अपने को याद रखनी है. You can readily appreciate the significance of temperature to living organisms when you realize that it affects the kinetics of enzymes and through it the basal metabolism, activity and other physiological functions of the organism. सबको पता है ये चीज, अपन ने एंजाइम का और टेम्परेचर का ग्राफ देखा हुआ है ना. ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए एंजाइम्स को काम करने के लिए. A few organisms can tolerate and thrive in a wide range of temperatures. They are called eurythermal. But a vast majority of them are restricted to a narrow range of temperatures. Such organisms are called stenothermal. ठीक है. The levels of thermal tolerance of different species determine to a large extent their geographical distribution. ठीक है. Can you think of a few eurythermal and stenothermal animals and plants? अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज अपने को ये दिमाग में डालनी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, यूरीथर्मल और स्टेनोथर्मल को हमें वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड के साथ कंपेयर नहीं करना है. ठीक है. यूरीथर्मल और स्टेनोथर्मल को किसी भी हालत में हमें वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड के साथ कंपेयर या कंफ्यूज नहीं करना है. वार्म ब्लडेड कोल्ड ब्लडेड अलग है, यूरीथर्मल स्टेनोथर्मल अलग है. यूरीथर्मल को उसने क्या बोला कि जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं वो यूरीथर्मल है ना. जैसे फॉर एग्जांपल चंद्रपुर का जो एरिया है, चंद्रपुर जो है, चंद्रपुर में अभी पोल्यूशन के कारण सिटी का पार्ट छोड़ दो, लेकिन पुराने जमाने का चंद्रपुर 50-60 साल पहले का चंद्रपुर इमेजिन करो, या फिर लोहारा वाला एरिया, ऊर्जानगर वाला एरिया इमेजिन करो. ठीक है. उसमें क्या होता है कि ठंडी के टाइम पे टेम्परेचर जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस तक वगैरह. ठीक है. नागपुर में जाता है 5 डिग्री, अभी भी 3 डिग्री वगैरह भी जाता है, तो चंद्रपुर में क्यों नहीं जाएगा. ठीक है. चंद्रपुर में भी पुराने जमाने में जाता था, ट्रस्ट मी. और आज भी इवन लोहारा की तरफ वगैरह सिटी के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है. तो ठीक है, चलो 3 छोड़ो, लेकिन 10 डिग्री तक तो मान ही लोगे तुम लोग. तुमने नहीं भी देखा होगा 3 डिग्री 5 डिग्री, लेकिन 10 तो मान लोगे. ठंडी के टाइम पे 10 डिग्री तक तो जाएगा लोहारा के रीजन में टेम्परेचर, और गर्मी के टाइम पे एवरीवन नोस कि 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जाता है. वो पेपर में 48 के आगे दिखाते नहीं है, क्योंकि फिर छुट्टी देनी पड़ेगी. गवर्नमेंट का वैसा रूल है कि 50 डिग्री टेम्परेचर हो गया तो छुट्टी करनी पड़ती है कलेक्टर को, इसलिए दिखाते नहीं है उतना टेम्परेचर. लेकिन एवरीवन नोज कि चंद्रपुर का टेम्परेचर 50 डिग्री जाता है ना. तो रेंज देखो कितनी है, रेंज. वेरस तुम अगर मुंबई में जाओगे, कोलकाता में जाओगे, भुवनेश्वर में जाओगे, चेन्नई में जाओगे, ओशन के पास जाओगे, तो वहां पर क्या रहता है, गर्मियों में टेम्परेचर रहेगा 37 डिग्री सेल्सियस और ठंडियों में टेम्परेचर रहेगा 35 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, स्वेटर पहनने लगते लोग. ठीक है. तो वो जो है मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, उसमें टेम्परेचर जो रहेगा वो वेरी नहीं करेगा. ठीक है. ठीक है. जैसे मैं भुवनेश्वर में था, तो भुवनेश्वर वॉज क्वाइट फार फ्रॉम द ओशन, एक्चुअली 60 किलोमीटर्स दूर था ओशन वहां से. तो अभी ठंडियों में टेम्परेचर वहां पर जाता था 20 तक. ठीक है. और गर्मियों में टेम्परेचर जाता था 35-40 तक. तो रेंज बहुत कम है. समझ में आ रहा है ना. इट इज नॉट अबाउट कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड. ठीक है. कोल्ड ब्लडेड को पोइकिलोथर्मस बोलते हैं, वार्म ब्लडेड को होम्योथर्मल बोलते हैं. ठीक है. दैट इज अ डिफरेंट थिंग. यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि रेंज. आई होप तुमको समझ में आ रहा है. जो ज्यादा रेंज ऑफ टेम्परेचर को झेल पाएंगे वो यूरीथर्मल, और जो कम रेंज को झेल पाएंगे वो स्टीनोथर्मल. In recent years, there has been a growing concern about the gradually increasing average global temperatures. ये तो अपन ने पढ़ ही लिया है, ग्लोबल वार्मिंग. If this trend continues, would you expect the distributional range of some species to be affected? Definitely होगी ये चीज. जैसे ज्योग्राफी के चेंजेस होते जाएंगे, वैसे वैसे बायोलॉजिकल चेंजेस तो होंगे ही. उसी के हिसाब से तो अपन अडेप्टेशन करते हैं ज्योग्राफी के हिसाब से. वाटर. नेक्स्ट टू टेम्परेचर, वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म. टेम्परेचर सबसे इंपॉर्टेंट है, वाटर सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट. इन फैक्ट लाइफ ऑन अर्थ ओरिजिनेटेड इन वाटर एंड इज अनसस्टेनेबल विदाउट वाटर. Its availability is so limited in deserts that only special adaptations make it possible to live there. The productivity and distribution of plants is also heavily dependent on water. You might think that organisms living in oceans, lakes and rivers should not face any water related problems, but it is not true.
फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स द क्वालिटी ऑफ वाटर बिकम्स इम्पोर्टेंट। ऐसा मत सोचो कि पानी में रहने वालों को क्या चिंता है, मजे में रहेंगे, पानी की कोई कमी नहीं है, ऐसा मत सोचो। द सॉल्ट कंसंट्रेशन मेजर्ड एज सलाइनिटी इन पार्ट्स पर 1000 इज लेस देन 5% इन इनलैंड वाटर्स। अच्छा एक सेकंड, एक ध्यान में रखेंगे कि हमने जैसा ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स में देखा है, हम एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन चैप्टर में भी देखेंगे कि हमारा सेल का जो ऑस्मोलैरिटी रहती है वो एक पर्टिकुलर अमाउंट पे मेंटेन रहना एकदम कंपलसरी है। अगर वो मेंटेनेंस नहीं हो पाया उसका एक पर्टिकुलर अमाउंट पे तो वी कैन डाई, वी विल डाई, वी कैन क्या, ठीक है। तो बराबर अपने को जैसे फॉर एनिमल्स 300 मिलियोस्मोल्स पर लीटर इतना ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन मेंटेन करना रहता है, इससे ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, इससे कम भी नहीं होना चाहिए। एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन में देखेंगे वैसे, ठीक है। बाकी ट्रांसपोर्ट में अपन ने क्या होता है वो देख ही लिया है, हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक वाला, ठीक है। तो देखो अलग अलग जगहों पर कैसे अलग अलग चीजें होती है। लेस देन 5% इन इनलैंड वाटर्स है वो, मतलब अपने लेक्स पॉन्ड्स में वगैरह। 30 to 35% इन सी है। अब देखो इन्होंने क्या गड़बड़ की है, इधर बोला है कि 5 पर 1000 अपना यूनिट है और इधर परसेंटेज बोल दिया है। परसेंटेज मतलब 5 पर 100 हो गया। तो ये मेरे को कुछ समझ में नहीं आया एनसीईआरटी का लॉजिक यूनिट वाला, लेकिन अपने को याद रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। लेस देन 5% इन इनलैंड वाटर्स, ठीक है। 30 to 35% इन अपना नॉर्मल सी एंड मोर देन 100% इन सम हाइपर सलाइन लगून्स। हाइपर सलाइन लगून्स मतलब हाइपर सलाइन लेक्स, जैसे डेड सी प्रेजेंट इन इजराइल। इजराइल में जो डेड सी है उसको कोई वो कोई सी नहीं है, वो लेक है एक्चुअल में, ठीक है। और अपने राजस्थान में कौन सा लेक है, सांबार लेक आई गेस, जो भी हाइपर सलाइन लेक है उसमें से भी बहुत बड़ा लेक है, समुद्र जैसा दिखता है लेकिन है वो लेक, और उसमें भी उससे नमक भी निकाला जाता है जैसे समुद्र से निकालते हैं वैसे, ठीक है। सम ऑर्गेनिजम्स आर टॉलरेंट ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ सलाइनिटीज, दैट इज यूरी हलाइन। उधर यूरी थर्मल था, इधर यूरी हलाइन है, सेम है। बट अदर्स आर रेस्ट्रिक्टेड टू अ नैरो रेंज, दैट इज स्टेनोहलाइन। मेनी फ्रेश वाटर एनिमल्स कैनॉट लिव फॉर लॉन्ग इन सी वाटर एंड वाइस वर्सा बिकॉज ऑफ द ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स दे वुड फेस। तो जैसा इधर है कि इफ दिस ट्रेंड कंटिन्यूज, टेम्परेचर अगर बढ़ते गया तो डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज चेंज होगी क्या, वैसे ही अगर इनका परसेंटेज भी चेंज होते गया तो उन प्रकार के हिसाब से उन एनिमल्स का डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज भी डेफिनेटली चेंज होगा, ठीक है। नेक्स्ट एबायोटिक फैक्टर है लाइट। सम प्लांट्स प्रोड्यूस फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, अ प्रोसेस विच इज ओनली पॉसिबल व्हेन सनलाइट इज अवेलेबल एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। We can quickly understand the importance of light for living organisms, particularly autotrophs. Many species of small plants, like herbs and shrubs growing in forests, are adapted to photosynthesize optimally under very low light conditions because they are constantly overshadowed by tall canopied trees. Canopy ने क्या बताया था तुमको, जो पत्तियां रहती है पेड़ की, वो एक टेंट समान जो शेप बन जाता है पत्तियों का, उसको बोलते हैं कैनोपी, ठीक है। अच्छा इसके कारण क्या होता है, लियानाज नाम की चीज मॉर्फोलॉजी में बताई थी, वुडी क्लाइंबर्स, वो वुडी स्टेम रहती है लेकिन फिर भी सपोर्ट लेकर क्लाइंब करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि छोटे प्लांट्स रहते हैं और फिर टॉल प्लांट्स उनको ओवरशैडो कर देते हैं, इसलिए उनको वैसा करना पड़ता है। मॉर्फोलॉजी में पढ़ा हुआ है, देख लेना एक बार अगर याद नहीं आ रहा होगा। मेनी प्लांट्स आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन सनलाइट टू मीट देयर फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट फॉर फ्लावरिंग। आएगा ये भी, डोंट वरी। फॉर मेनी एनिमल्स टू लाइट इज इंपॉर्टेंट इन दैट दे यूज द डायूर्नल। डायूर्नल मतलब दिन के समय शिकार करना, एंड नॉक्टर्नल मतलब रात के समय शिकार करना। एंड सीजनल वेरिएशंस इन लाइट इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन, लाइट का ड्यूरेशन, फोटो का पीरियड, एज क्यूज यानी सिग्नल्स, ठीक है। फॉर टाइमिंग देयर फॉरेजिंग, फॉरेजिंग यानी घूमने के लिए निकलना, reproductive and migratory activities. The availability of light on land is closely linked with that of temperature, since the sun is the source for both. But deep, that is more than 500 meters in the oceans, the environment is perpetually dark and its inhabitants are not aware of the existence of a celestial source of energy called sun. What then is the source of energy? है ना। तो एक तो कीमो ऑटोट्रॉफ्स रहते हैं उतने डीप में,
जिनको जो फोटो ऑटोट्रॉफ नहीं है तो उनको लाइट की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, कीमो ऑटोट्रॉफ्स। तो केमिकल्स विल बी देयर सोर्स ऑफ एनर्जी। लेकिन अल्टीमेटली वो केमिकल्स कहाँ से बने? तो अर्थ जब अलग हुई सन से, तो आज अर्थ के ऊपर जो भी एलिमेंट्स है वो सब सन से ही बने हुए हैं। तो अल्टीमेटली वो कीमो ऑटोट्रॉफ जो केमिकल्स यूज कर रहे हैं अपने एनर्जी के लिए, वो भी आए तो सन से ही है, ठीक है। द स्पेक्ट्रल क्वालिटी ऑफ सोलर रेडिएशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन लाइफ, मतलब फॉर लाइफ। स्पेक्ट्रम जो होता है लाइट का, कि 350 नैनोमीटर का है, कि 400 नैनोमीटर का है, कि 700 नैनोमीटर का है, कि 500 नैनोमीटर का है, हर वेवलेंथ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, ठीक है। ब्लू एंड रेड रीजन में फोटोसिंथेसिस होता है ज्यादा, मतलब ज्यादा क्या, मोस्टली वहीं पर होता है, ठीक है। तो इसलिए वो भी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ लाइट दे दिया किसी भी वेवलेंथ का तो वैसा नहीं चलेगा। द यूवी कंपोनेंट ऑफ द स्पेक्ट्रम इज हार्मफुल टू मेनी ऑर्गेनिजम्स, वाइल नॉट। यूवी का भी अपन ने पढ़ा ही था, स्नो ब्लाइंडनेस, कैटरैक्ट वगैरह होता है ह्यूमन बींग्स को, स्किन कैंसर होता है। वाइल नॉट ऑल द कलर कंपोनेंट्स ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम आर अवेलेबल फॉर मरीन प्लांट्स लिविंग एट डिफरेंट डेप्थ्स ऑफ द ओशन। Among the red, green and brown algae that inhabit the sea, which is likely to be found in the deepest waters, why? तो इसका आंसर तो प्लांट किंगडम में टेबल में दिया हुआ ही है, देख लेंगे एक बार, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। सॉइल, द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल इन डिफरेंट प्लेसेस वेरी, इट इज डिपेंडेंट ऑन द क्लाइमेट, द वेदरिंग, वेदरिंग है रॉक का जो वेदरिंग होकर सॉइल बनती है वो, द वेदरिंग प्रोसेस, वेदर सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड और सेडिमेंट्री, and how soil development occurred. Various characteristics of the soil such as soil composition, grain size and aggregation determine the percolation. Percolation है पानी कैसा अंदर परकोलेट होगा, सॉइल के अंदर कैसे जाएगा पानी, उसको परकोलेशन बोलेंगे। एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, से दोनों चीजें एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है ना, पानी अंदर तो जाना चाहिए, वाटर को होल्ड तो कर सकना चाहिए सॉइल ने। These characteristics along with parameters such as pH, mineral composition and topography, ठीक है, टोपोग्राफी भी कहीं तो भी आया था पिछले बार, सरफेस के स्टडी को टोपोग्राफी बोलते हैं। डिटरमाइन टू अ लार्ज एक्सटेंट द वेजिटेशन इन एनी एरिया, दिस इन टर्न डिक्टेट्स द टाइप ऑफ एनिमल्स दैट कैन बी सपोर्टेड। सिमिलरली in the aquatic environment, the sediment characteristics often determine the type of benthic animals that can thrive there. इसको अंडरलाइन करेंगे इस लाइन को, aquatic environment में बेंथिक एनिमल्स कौन से थ्राइव करेंगे, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, ठीक है, मतलब वही सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो सॉइल इज क्लियर, टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल। तो अभी अपन बढ़ते हैं रिस्पॉन्सेस टू एबायोटिक फैक्टर्स की तरफ, कि अब ये जो एबायोटिक फैक्टर्स है इनको लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, इसके कारण जो प्रॉब्लम्स होते हैं इसको कैसे झेलते हैं। हैविंग रियलाइज्ड दैट द एबायोटिक कंडीशंस ऑफ मेनी हैबिटेट्स मे वेरी ड्रेस्टिकली इन टाइम, ड्रेस्टिकली मतलब एकदम फास्ट चेंज हो जाना। वी नाउ आस्क हाउ डू द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन सच हैबिटेट्स कोप मतलब सहन करते हैं or manage with stressful conditions. But before attempting to answer this question, we should perhaps ask first why a highly variable external environment should bother organisms after all. अगर environment change होते जा रहा है तो उससे animals को problem होना ही क्यों चाहिए in the first place, ये अपने को पूछना पड़ेगा। जरूरत नहीं है एक्चुअली, क्योंकि अपन एंजाइम्स पढ़ चुके हैं तो अपने को पता है कि क्यों फर्क पड़ेगा। One would expect that during the course of millions of years of their existence, many species would have evolved a relatively constant internal environment that permits all biochemical reactions and physiological functions to proceed with maximum efficiency and thus enhance the overall fitness of the species. जैसा ह्यूमन बींग्स करते हैं वैसा बोल रहा है वो, कि छोड़ो ह्यूमन बींग नहीं बोलता हूँ, आगे ह्यूमन बींग्स का आने वाला है क्योंकि फालतू कंफ्यूज करोगे। कैट को कंसिडर करो या बर्ड्स को कंसिडर करो। कैट्स एंड बर्ड्स आर व्हाट? कैट्स एंड बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, है ना, होम्योथर्मल। तो बाहर का टेम्परेचर कितना भी रहा तो भी अंदर का टेम्परेचर उनका 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रहता है। कुत्ते क्या करते हैं, जीभ बाहर निकाल के जोर जोर के सांस लेते हैं जब गर्मी होती है तब, तो उसके कारण इवेपोरेशन होता है और उनकी बॉडी ठंडी होती है।
है ना, ठंडी के टाइम पे गुजबम्स आते हैं, बराबर है, स्किन के बाल खड़े हो जाते हैं, तो ऐसा सब करके 37 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। तो वो बोल रहा है कि हर एक स्पीशीज ने ऐसा क्यों नहीं कर लिया, अपना फिटनेस ऑफ स्पीशीज क्यों नहीं बढ़ा लिया मिलियंस ऑफ ईयर्स के इवोल्यूशन में। हर एक स्पीशीज ने वही कर लेना चाहिए था, है ना, हर एक स्पीशीज चेंज इन एनवायरमेंट के हिसाब से एडजस्टेड रहनी चाहिए थी। दिस कॉन्स्टेंसी फॉर एग्जाम्पल कुड बी इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिमल टेम्परेचर एंड ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। ये ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स को कैसे मेंटेन करते, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन चैप्टर में पढ़ेंगे। आइडियली देन द ऑर्गेनिज्म शुड ट्राई टू मेंटेन द कॉन्स्टेंसी ऑफ इट्स इंटरनल एनवायरमेंट, अ प्रोसेस कॉल्ड होम्योस्टेसिस, डिस्पाइट वेरिंग एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशंस दैट टेंड टू अपसेट इट्स होम्योस्टेसिस। लेट अस टेक एन एनालॉजी टू क्लैरिफाई दिस इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। एनालॉजी है, एनालॉजी मतलब एग्जाम्पल है, ठीक है। Suppose a person is able to perform his or best when the temperature is 25 degrees Celsius and wishes to maintain it so even when it is scorchingly hot, scorching का मीनिंग बताया था पीछे, और freezingly cold outside, तो 25 डिग्री कैसे मेंटेन करेगा। It could be achieved at home, in the car while traveling and at workplace by using an air conditioner in summer and heater in winter. Then his or her performance would be always maximal regardless of the weather around him or her. Here the person's homeostasis is accomplished not through physiological but artificial means। ये बस एक एग्जाम्पल है, इसको वार्म ब्लडेड कोल्ड ब्लडेड से कंफ्यूज नहीं करना है। एसी लगाने के कारण हम वार्म ब्लडेड है ऐसा नहीं है। वार्म ब्लडेड कोल्ड ब्लडेड डेफिनेशन सिर्फ इसके दम पे रहेगा, इसके दम पे नहीं रहेगा। हाउ डू अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स कोप विद दिस सिचुएशन, लेट अस लुक एट वेरियस पॉसिबिलिटीज। ठीक है, अभी ध्यान से सुनो, वो एक एक चीज अभी बताएगा। वो जो क्वेश्चन उसने पूछा था एनसीईआरटी ने ही पहले कि हर एक एनिमल ऐसा क्यों नहीं, हर एक एनिमल वार्म ब्लडेड क्यों नहीं है, मिलियंस ऑफ ईयर्स में हर एक एनिमल ने कुछ ना कुछ अडेप्टेशन करके चेंजेस इन टेम्परेचर, चेंजेस इन ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, इन सब से लड़ने के उपाय क्यों नहीं निकाल लिए पहले से ही। ठीक है, इसका रीजन भी है, इसका रीजन क्या है एनसीईआरटी बताएगी आगे, डू नॉट वरी, अभी सिर्फ ध्यान दो। सबसे पहला तरीका रेगुलेट। सम ऑर्गेनिजम्स आर एबल टू मेंटेन होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस मतलब कांस्टेंट कंडीशन, बाय फिजियोलॉजिकल समटाइम्स बिहेवियरल ऑल्सो। जैसे मगरमच्छ, गर्मी होती है तो पानी में चली जाती है, ठंड लगती है तो जमीन पे आके धूप सेकती है। मीन्स विच एंश्योर्स कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, कांस्टेंट ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन एटसेट्रा। All birds and mammals and a very few lower vertebrate and invertebrate species are indeed capable of such regulation, that is thermoregulation and osmoregulation. Evolutionary biologists believe that the success of mammals is largely due to their ability to maintain a constant body temperature and thrive यानी survive करना, whether they live in Antarctica or in the Sahara Desert। underline करेंगे इसको, इसके ऊपर AR बन सकता है, assertion reasoning। The mechanisms used by most mammals to regulate their body temperature are similar to the ones that we humans use. We maintain a constant body temperature of माइनस नहीं है, ये डैश है, वो 37 डिग्री सेल्सियस। In summer, when outside temperature is more than our body temperature, we sweat profusely, मतलब अच्छा खासा अपन को पसीना आता है। The resulting evaporative cooling, similar to what happens with a desert cooler in operation, brings down the body temperature. In winter, when the temperature is much lower than 37 degrees Celsius, we start to shiver, a kind of exercise which produces heat and raises the body temperature. Plants on the other hand do not have such mechanisms to maintain internal temperatures. तो ऐसा कर सकने वाले जो ऑर्गेनिजम्स है उनको बोलते हैं रेगुलेटर्स, उनको कहा जाता है रेगुलेटर्स। ठीक है, जो रेगुलेट करते हैं अपने बॉडी टेम्परेचर को, अपने पंखे की स्पीड को कम ज्यादा करने के लिए जो अपने पास वो रहता है उसको भी हम रेगुलेटर बोलते हैं। ठीक है, रेगुलेट करना है बराबर मैनेज करना। कन्फर्म, दूसरे प्रकार के ऑर्गेनिजम्स है उनको बोलते हैं कन्फर्मर्स, मतलब ये रेगुलेट नहीं कर पाते, जो बाहर का टेम्परेचर वही इनके अंदर का टेम्परेचर। एन ओवरवेलमिंग मेजोरिटी, दैट इज 99% ऑफ एनिमल्स एंड नियरली ऑल प्लांट्स कैनॉट मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरमेंट। देयर बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विद द एम्बियंट, एम्बियंट मतलब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर। इन aquatic animals, the osmotic concentration of the body fluids change with that of the ambient water osmotic concentration. These animals and plants are simply conformers. Simply जो बाहर का टेम्परेचर वही अंदर का टेम्परेचर।
Considering the benefits of a constant internal environment to the organism, we must ask why these conformers had not evolved to become regulators. अब इनका टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता है ना, जो बाहर का वो इनके बॉडी का, अपने समान कांस्टेंट 37 नहीं रहता, तो इनको तकलीफ होगी. तो वी मस्ट आस्क व्हाई दीज कन्फर्मर्स डिड नॉट इवॉल्व टू बिकम रेगुलेटर्स. यही क्वेश्चन उसने पिछले पेज पे पढ़ा था ना, पूछा था ना. अब उसका आंसर सुनो. रिकॉल द ह्यूमन एनालॉजी वी यूज्ड अबव. एनालॉजी है मतलब एग्जाम्पल है. मच एज दे लाइक, हाउ मेनी पीपल कैन रियली अफोर्ड एन एयर कंडीशनर? Many simply sweat it out and resign themselves to suboptimal performance in hot summer months. कई गरीब लोगों के घर में एसी या कूलर नहीं होते हैं, तो उनको गर्मी में ही रहकर सब ऑप्टिमल परफॉर्मेंस देना पड़ता है गर्मी के समय पे. थर्मो रेगुलेशन इज एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव फॉर मेनी ऑर्गेनिजम्स. बहुत एटीपी, जैसे एसी के लिए पैसे लगते हैं, वैसे थर्मो रेगुलेशन को फिजियोलॉजिकली करने के लिए एटीपीज लगते हैं, और उतने एटीपीज कई सारे एनिमल्स अफोर्ड नहीं कर सकते. कॉकरोच, इमेजिन करो इतना सा एनिमल है, कहाँ इतने एटीपीज खर्च करेगा. दिस इज पर्टिकुलरली ट्रू फॉर स्मॉल एनिमल्स लाइक श्रूज एंड हमिंग बर्ड्स. जब मैं तो कॉकरोच की बात कर रहा था, तो श्रूज जो कि मैमल है और हमिंग बर्ड जो कि बर्ड है, विच आर एक्चुअली वार्म ब्लडेड एनिमल्स, उनका एग्जाम्पल ले रही है एनसीईआरटी. तो इंसेक्ट्स तो दूर की बात है. हीट लॉस और हीट गेन इज अ फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया. कॉमन सेंस की बात है, जितना सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा उतना जल्दी हीट लॉस होगा या उतना ही जल्दी हीट गेन होगा. और सरफेस एरिया किसका ज्यादा रहेगा, तो छोटा ऑर्गेनिज्म रहेगा साइज में उसका. बराबर है. 4/3 पायर क्यूब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड 4 पायर स्क्वायर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर. तो आर की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ते जाती है, वैसे वैसे सरफेस एरिया तो आर स्क्वायर के हिसाब से बढ़ता है, लेकिन वॉल्यूम आर क्यूब के हिसाब से बढ़ता है. तो सरफेस एरिया उतना नहीं बढ़ता है जितना वॉल्यूम बढ़ता है विथ ईच इंक्रीज इन रेडियस. तो जितना बड़ा साइज स्पीयर का, उतना उसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो कम रहेगा. बराबर है ना, मैथमेटिकली सही बोला ना मैंने. सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो कम रहेगा, पॉइंट में रहेगा. ठीक है, बराबर है ना. तो जितने छोटे ऑर्गेनिजम्स रहेंगे उतना सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा. सरफेस एरिया ज्यादा मतलब पटापट हीट का लॉस या हीट का गेन होगा. Since small animals have a larger surface area relative to their volume, they tend to lose body heat very fast when it is cold outside. Then they have to expend much energy to generate body heat through metabolism. This is the main reason why very small animals are rarely found in polar regions. इसको underline करेंगे. During the course of evolution, the costs and benefits of maintaining a constant internal environment are taken into consideration. Some species have evolved the ability to regulate, but only over a limited range of environmental conditions, beyond which they simply conform. ठीक है, मतलब 3 प्रकार के ऑर्गेनिजम्स हो गए. कौन से? एक तो रेगुलेटर्स, ठीक है, दूसरे कन्फर्मर्स, और तीसरे है पार्शियल रेगुलेटर्स. द एबिलिटी टू रेगुलेट बट ओनली ओवर अ लिमिटेड रेंज. तो ये पूरे तरीके से रेगुलेटर नहीं है, इनको हम बोलेंगे पार्शियल रेगुलेटर्स, है ना. तो रेगुलेटर, पार्शियल रेगुलेटर और कन्फर्मर्स का अगर हमने ग्राफ बनाना चाहा, तो दैट ग्राफ विल लुक समथिंग लाइक दिस. ठीक है, एक्सटर्नल लेवल बढ़ते गई, एक्सटर्नल लेवल कम है तो इंटरनल लेवल भी कम है, एक्सटर्नल लेवल ज्यादा है तो इंटरनल लेवल भी ज्यादा है. फिर वो टेम्परेचर रहे या ऑस्मोलैरिटी रहे, डजेंट मैटर. ठीक है, जो भी है. तो ये कुछ कर ही नहीं पा रहा है, इसको बोलेंगे कन्फर्मर्स. ठीक है, रेगुलेटर्स, एक्सटर्नल टेम्परेचर कम है तो भी बॉडी का टेम्परेचर 37, एक्सटर्नल टेम्परेचर ज्यादा है तो भी बॉडी का टेम्परेचर 37, इसको बोलेंगे रेगुलेटर्स. और पार्शियल रेगुलेटर्स जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, एक्सटर्नल लेवल एक लिमिट तक वो कवर कर पाएंगे. ये ग्राफ एक्चुअली एनसीईआरटी ने गलत दिया है, गलत मतलब अधूरा दिया. ये ऐसा होना चाहिए एक्चुअली, ऐसा कि इतने रीजन में पार्शियल रेगुलेटर्स रेगुलेट कर पा रहे हैं. इससे ज्यादा हो गया तो उनका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, इससे कम हो गया तो उनके बॉडी का टेम्परेचर घट रहा है. ओनली अप टू एन एक्सटेंट ही सिर्फ वो रेगुलेशन कर पा रहे हैं, तो इनको हम बोलेंगे पार्शियल रेगुलेटर्स. ठीक है, if the stressful external conditions are localized or remain only for a short duration, the organism has 2 other alternatives. ठीक है, छोटे से समय के लिए सिर्फ अगर ये एक्सटर्नल कंडीशन चेंज हो रही है, तो ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स है जो चेंज नहीं कर पाते, रेगुलेट नहीं कर पाते खुद के बॉडी टेम्परेचर को, वो क्या करेंगे.
एक तो माइग्रेट करेंगे या सस्पेंड करेंगे। ठीक है, माइग्रेटरी बर्ड्स अपने को पता है जूनोना में आते हैं हर साल ठंडी के समय बर्ड्स, रशिया साइबेरिया से। द ऑर्गेनिज्म कैन मूव अवे टेम्पररीली फ्रॉम द स्ट्रेसफुल हैबिटेट टू अ मोर हॉस्पिटेबल एरिया एंड रिटर्न व्हेन स्ट्रेसफुल पीरियड इज ओवर। इन ह्यूमन एनालॉजी एन एग्जाम्पल, दिस स्ट्रेटेजी इज लाइक अ पर्सन मूविंग फ्रॉम दिल्ली टू शिमला फॉर द ड्यूरेशन ऑफ समर। हम जाते हैं ना समर के टाइम पे हिल स्टेशन पे, ठंडा लगता है इसलिए, पचमढ़ी, चिखलदारा, शिमला। ठीक है, मेनी एनिमल्स पर्टिकुलरली बर्ड्स ड्यूरिंग विंटर अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन टू मोर हॉस्पिटेबल एरियाज। हॉस्पिटेबल यानी रहने के लिए कंफर्टेबल। एवरी विंटर द फेमस क्योलाडो, क्योलाडो लिखा है वहां पर, इंग्लिश नाम लगता है लेकिन एक्चुअली वो केवला देव है, KEOLADEO, केवला देव नेशनल पार्क इन भरतपुर इन राजस्थान होस्ट थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स कमिंग फ्रॉम साइबेरिया एंड अदर एक्सट्रीमली कोल्ड नॉर्दर्न रीजन। ये तो नीट के हिसाब से तो अंडरलाइन कर लो, लेकिन ठंडी के टाइम पे जूनोना में जाकर ऐसे बर्ड्स को देख भी सकते हो। जूनोना में भी साइबेरिया से बर्ड्स आते हैं हर साल ठंडी के सीजन में। सस्पेंड, इन बैक्टीरिया, फंजाई एंड लोअर प्लांट्स वेरियस काइंड्स ऑफ, in bacteria, fungi and lower plants, various kinds of thick walled spores are formed which help them to survive unfavorable conditions. These germinate on availability of suitable environment. In higher plants, seeds and some other vegetative reproductive structures serve as a means to tide over periods of stress besides helping in dispersal. They germinate to form new plants under favorable moisture and temperature conditions. ठीक है, they do so by reducing their metabolic activity and going into a state, चाहिए वहां पर डेट लिखा है एनसीईआरटी ने, स्टेट चाहिए, स्टेट ऑफ डॉर्मेंसी। ठीक है, इन एनिमल्स, ये डॉर्मेंसी भी एक्चुअली गलत वर्ड है, एक्चुअली वो क्विसेंस रहना चाहिए। डॉर्मेंसी यानी जब उस प्लांट में कुछ प्रॉब्लम है इसलिए वो डेवलप नहीं हो पाता है, उसको डॉर्मेंसी बोलते हैं। और अनफेवरेबल कंडीशन के कारण जब वो डेवलप नहीं होता है तो उसको क्विसेंस बोलते हैं, टू बी फ्रैंक। लेकिन एनसीईआरटी ने इधर डॉर्मेंसी लिख के रखा है, बट अपने को पता है सस्पेंड यानी क्या है ना। अभी एनिमल्स के ऊपर आते हैं, एनिमल्स का तो पता ही है, फ्रॉक्स करते हैं हाइबरनेशन। इन एनिमल्स द ऑर्गेनिज्म इफ अनेबल टू माइग्रेट माइट अवॉइड द स्ट्रेस बाय एस्केपिंग इन टाइम। एस्केपिंग इन टाइम मतलब टाइम मशीन? नो, नॉट एट ऑल। उतने टाइम के लिए अपने मेटाबॉलिज्म को बंद कर देने का। ठीक है, स्पेस में वो स्केप नहीं कर रहे। कहने का तात्पर्य यह है कि साइबेरियन क्रेन जैसा स्पेस में स्केप कर रहे हैं ना, जगह चेंज कर रहे हैं, वैसे ये लोग जगह चेंज नहीं कर रहे, बस उतने टाइम के लिए अपना मेटाबॉलिज्म बंद कर रहे हैं, इसलिए स्केपिंग इन टाइम बोला गया है। द फैमिलियर केस ऑफ बेयर्स गोइंग इनटू हाइबरनेशन ड्यूरिंग विंटर इज एन एग्जांपल ऑफ स्केप इन टाइम। एकदम गलत चीज लिखी है, सिर्फ बेयर्स लिख के रख दिया है। इट शुड बी पोलार बेयर्स। बेयर्स के दो प्रकार है, अपने ताड़ोबा में जो है वो ग्रिजली बेयर्स है, वो थोड़ी हाइबरनेशन करते हैं, इट इज ओनली डन बाय पोलार बेयर्स। मोगली का एक पिक्चर आया था 4 साल पहले, लाइव एक्शन मूवी, उसमें वो जो बल्लू रहता है वो मोगली को बेवकूफ बनाता है कि मेरे को हाइबरनेशन के लिए जाने का है, मुझे वो मधुमक्खी के छत्ते से हनी ला कर दे। तो वो मोगली पूरा खुद के ऊपर बाइट ले लेकर कैसे तो भी उसकी मदद करने के लिए उसको हनी ला कर देता है। बाद में उसको पता चलता है कि इसने अपने को बेवकूफ बनाया, ये तो ग्रिजली बेयर है, ये हाइबरनेशन में नहीं जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ग्रिजली बेयर्स जो ताड़ोबा में मिलते हैं वो हाइबरनेशन में नहीं जाते हैं। और मोगली की जो स्टोरी है वो सेंट्रल इंडिया के जंगल में ही सिचुएटेड है, ऐसा उसमें बोला गया है। ठीक है, ध्यान रहे, सिर्फ पोलार बेयर्स हाइबरनेशन में जाएंगे। सम स्नेल्स एंड फिश गो इनटू एस्टिवेशन टू अवॉइड समर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, दैट इज हीट एंड डेसिकेशन। डेसिकेशन है ड्राई होना, फट जाना ड्राई होके, ऐसा। अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस मेनी जू प्लैंक्टन स्पीशीज इन लेक्स एंड पॉन्ड्स आर नोन टू एंटर डायापॉज स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट। मतलब उस समय के लिए डेवलपमेंट को रोक लेते हैं, मतलब वही हो गया, मेटाबॉलिज्म पूरा अपना बंद कर देंगे, जैसा स्पोर्स में होता है बैक्टीरिया के वैसे। ठीक है, अभी देखते हैं अडेप्टेशंस, क्या क्या अडेप्टेशंस है। अडेप्टेशंस, अब ये तो माइग्रेशन और सस्पेंड तो सीधा मुसीबत से भाग जाना है ना, लेकिन मुसीबत को अगर फेस करना होगा तो अडेप्टेशंस करने पड़ेंगे। तो कौन से अडेप्टेशंस किए जाते हैं, लेट अस सी।
While considering the various alternatives available to organisms for coping with extremes in their environment, we have seen that some are able to respond through certain physiological adjustments while others do so behaviorally. ये मैंने क्रोकोडाइल का एग्जांपल दिया था. माइग्रेटिंग टेम्परली टू अ लेस स्ट्रेसफुल हैबिटेट. ठीक है, ये कोई फिजियोलॉजिकल या उसके हार्ट में, लीवर में, लंग में कुछ चेंजेस नहीं आ रहे, ये बिहेवियरल अडेप्टेशन हो गया. These responses are also actually their adaptations. So we can say that adaptation is any attribute of the organism which is morphological, physiological or behavioral that enables the organism to survive and reproduce in its habitat. Many adaptations have evolved over a long evolutionary time and are genetically fixed. ठीक है, जेनेटिकली फिक्स मतलब वो अडेप्टेशंस उसके जीन्स में ही है, उसको सोचना नहीं पड़ता. इवन बिहेवियरल चीजें भी कई सारी जेनेटिक रहती है. ठीक है. इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर, द कैंगरू रैट इन नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट्स इज कैपेबल ऑफ मीटिंग ऑल इट्स वाटर रिक्वायरमेंट्स थ्रू इट्स इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन इन विच वाटर इज अ बाय प्रोडक्ट. फैट के ऑक्सीडेशन से वाटर बनता है, रेस्पिरेशन चैप्टर में देखेंगे, बीटा ऑक्सीडेशन जब पढ़ाऊंगा तब. इट ऑल्सो हैज द एबिलिटी टू कंसंट्रेट इट्स यूरिन सो दैट मिनिमल वाटर वॉल्यूम ऑफ वाटर इज यूज टू रिमूव एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स. ये मैंने एनिमल किंगडम के भी बताया हुआ है. वैसे अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक एनिमल्स है ना. यूरिक एसिड रिलीज करते तो बहुत कम पानी लगता है यूरिक एसिड को डिसॉल्व करने के लिए. मेनी डेजर्ट प्लांट्स हैव अ थिक क्यूटिकल ऑन देयर लीफ सर्फेसेस एंड हैव देयर स्टोमेटा अरेंज्ड इन डीप पिट्स टू मिनिमाइज वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपीरेशन. इसको संकन स्टोमेटा बोलते हैं. इस लाइन को एकदम तुरंत अंडरलाइन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये. ठीक है, स्टोमेटा अरेंज इन डीप पिट्स होने के कारण इसको संकन स्टोमेटा बोलते हैं. दे ऑल्सो हैव अ स्पेशल फोटोसिंथेटिक पैथवे दैट इज CAM, क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, फोटोसिंथेसिस में आएगा, दैट इनेबल्स देयर स्टोमेटा टू रिमेन क्लोज्ड ड्यूरिंग डे टाइम. सम डेजर्ट प्लांट्स लाइक ओपुनशिया हैव नो लीव्स, दे आर रिड्यूस्ड टू स्पाइन्स. अब यहां पर एनसीईआरटी ने सही से स्पाइन्स वर्ड यूज किया है, उधर थॉर्न्स बोल के रखा था. एंड द फोटोसिंथेटिक फंक्शन इज टेकन ओवर बाय फ्लैटेंड स्टेम्स. पता है अपने को, ये फाइलोक्लेड का एग्जांपल है. फ्लैटेंड रहा तो ओपुनशिया और सोलन रहा तो यूफोर्बिया, है ना. मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट जनरली हैव शॉर्टर ईयर्स एंड लिम्स टू मिनिमाइज हीट लॉस. दिस इज कॉल्ड द एलेंस रूल. ठीक है, मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट्स हैव शॉर्टर ईयर्स, क्योंकि ईयर जितने बड़े रहेंगे, लिम्स जितने बड़े रहेंगे, उतना तो पतली पतली चीजें है तो सरफेस एरिया बहुत ज्यादा एक्सपोज होगा. सरफेस एरिया जितना ज्यादा एक्सपोज होगा उतना इवेपोरेशन ज्यादा होगा. गर्म रीजन्स में इवेपोरेशन होना चाहिए, कोल्डर रीजन्स में इवेपोरेशन नहीं होना चाहिए, इसलिए उनके ईयर्स, लिम्स क्या रहेंगे, छोटे छोटे रहेंगे. इसको बोलते हैं एलेंस रूल. इन द पोलर सीज एक्वेटिक मैमल्स लाइक सील्स, सील देखा होगा तुमने नेट जियो पे वगैरह, have a thick layer of fat below their skin that acts as an insulator and reduces loss of body heat. ठीक है, क्योंकि यहां पर भी ठंडी है, इनमें फैट का डिपोजिशन ज्यादा रहेगा. ठीक है. Some organisms possess adaptations that are physiological which allow them to respond quickly to a stressful situation. If you had ever been to any high altitude place that is more than 3500 meter Rohtang Pass near Manali एंड मानसरोवर इन चाइना ऑक्यूपाइड टिबेट, यहाँ कौन जा सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बट बहुत ब्यूटीफुल जगह है. यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड व्हाट इज कॉल्ड एल्टीट्यूड सिकनेस. ठीक है, एल्टीट्यूड यानी हाइट, ब्रीदिंग के वक्त बताया था मैंने. इट्स सिम्टम्स इंक्लूड नॉशिया, फटीग एंड हार्ट पैल्पिटेशंस. दिस इज बिकॉज इन द लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ हाई एल्टीट्यूड्स द बॉडी डज नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन, बट ग्रेजुअली मतलब स्लोली यू गेट एक्लीमेटाइज मतलब आदत हो जाना, and stop experiencing altitude sickness. How did your body solve this problem? The body compensates low oxygen availability by increasing red blood cell production. कुछ भी लिख के रखा है, ऐसा 2-3 दिन टूरिस्ट करके जाने से आई डोंट थिंक फर्क पड़ता है. अच्छा खासा समय वहां पर रहना पड़ेगा आरबीसी प्रोडक्शन वगैरह स्टेप अप होने के लिए. डिक्रीजिंग द बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, ये तो 2-3 दिन रह के पॉसिबल नहीं है, इसमें तो मॉलिक्यूलर लेवल पे चेंजेस करने पड़ेंगे. नेटिव लोगों के केस के लिए है ये, वहां पे रहने वाले जो लोग रहते हैं उनकी हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी कम रहती है. ये उल्टा हो गया ऐसा लगता है, लेकिन इसका रीजन मैंने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के वक्त बताया हुआ है.
कि ऑक्सीजन की बाइंडिंग एफिनिटी कम ही होनी चाहिए, अगर वो ज्यादा हो गई तो चिपक तो जाएगा वो हीमोग्लोबिन को, लेकिन टिश्यूज के पास जाके रिलीज नहीं होगा, है ना। पहले ही ऑक्सीजन कम है, ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल टिश्यूज के पास जाके रिलीज होना चाहिए, इसलिए ऑक्सीजन की बाइंडिंग एफिनिटी कम होती है। एंड बाय इंक्रीजिंग ब्रीदिंग रेट, मैंने गाइटन से और भी बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, इफ यू रिमेंबर। उनका चेस्ट का साइज ज्यादा रहता है, उनका लंग का वॉल्यूम ज्यादा रहता है, उनकी हाइट छोटी रहती है ताकि ब्लड फ्लो बहुत जल्दी पहुंच जाए, ब्लड बहुत जल्दी पहुंच जाए। बहुत सारे उसमें और अडेप्टेशन दिए हुए थे, इफ यू रिमेंबर। आई डोंट रिमेंबर कि मैंने लिखवाए थे क्या, डिक्टेट किए थे क्या, लेकिन मैंने पढ़े थे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज के वक्त क्लास में, दैट आई टोटली रिमेंबर। ठीक है। मेनी ट्राइब्स लिव इन द हाई एल्टीट्यूड ऑफ हिमालयाज, फाइंड आउट इफ दे नॉर्मली हैव अ हायर रेड ब्लड सेल काउंट और टोटल हीमोग्लोबिन देन पीपल लिविंग इन द प्लेन्स, है ना। ये फाइंड आउट करने के लिए अपने को हिमालय पे जाना पड़ेगा, और भी पॉसिबल नहीं है कोरोना के कारण, तो अपन सीधा बढ़ते हैं आगे वाले पैराग्राफ की तरफ। In most animals, the metabolic reactions and hence all the physiological functions proceed optimally in a narrow temperature range. In humans, it is again 37 degrees Celsius. But there are microbes that flourish in hot springs and deep sea hydrothermal vents where temperatures far exceed 100 degrees Celsius. How is this possible? इसका मेन तरीका है सेल वॉल। सेल वॉल में इनके बहुत सारे अडेप्टेशंस होते हैं। म्यूरिन जो नॉर्मल बैक्टीरिया में रहता है उसकी जगह आर्के बैक्टीरिया में सूडो म्यूरिन रहता है। सेल मेम्ब्रेन में ब्रांच्ड चेन लिपिड्स रहती है, नॉर्मल स्ट्रेट चेन लिपिड्स नहीं रहते हैं। ठीक है। मेनी फिश थ्राइव इन अंटार्कटिक वाटर्स वेयर द टेम्परेचर इज ऑलवेज बिलो जीरो। हाउ डू दे मैनेज टू कीप देयर बॉडी फ्लूइड्स फ्रॉम फ्रीजिंग? इसका आंसर लिख लो, ग्लिसरॉल एंड एंटी फ्रीज प्रोटीन्स रहते हैं उनके ब्लड में। ग्लिसरॉल एंड एंटी फ्रीज प्रोटीन्स, ठीक है, तो उसके कारण उनका ब्लड फ्रीज होने से बचता है। A large variety of marine invertebrates and fish live at great depths in the ocean where the pressure could be more than 100 times the normal atmospheric pressure that we experience. How do they live under such crushing pressures and do they have any special enzymes? ये मैंने बायोमोलिक्यूल्स के वक्त बताया था। हैमरहेडेड शार्क में कैसा ऑयल रहता है और फिर जब वो डेप्थ में जाती है तो वो ऑयल कंप्रेस होकर सॉलिड ऑयल में कन्वर्ट हो जाता है। फैट बनता है ऐसा नहीं बोलने का, सॉलिड ऑयल में कन्वर्ट हो जाता है ना। ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन सच एक्सट्रीम एनवायरमेंट शो अ फैसिनेटिंग एरे। एरे मतलब लाइन, क्यू, ठीक है, लाइन, फैसिनेटिंग लाइन, लाइन मतलब बहुत सारे पॉइंट्स ऑफ बायोकेमिकल अडेप्टेशंस। Some organisms show behavioral responses to cope with variations in their environment. Desert lizards lack the physiological ability that mammals have to deal with the high temperatures of their habitat. है ना, डेजर्ट लिजर्ड्स में अपने समान पसीना रिलीज करने की एबिलिटी नहीं है जो मैमल्स में है, बट स्टिल दे मैनेज टू कीप देयर बॉडी टेम्परेचर फेयरली कांस्टेंट बाय बिहेवियरल मीन्स। जैसे क्रोकोडाइल का जो एग्जांपल जाता है वही है। दे बास्क इन द सन मतलब सन बाथ लेना, एंड एब्जॉर्ब हीट व्हेन देयर बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो द कंफर्ट जोन बट मूव इनटू शेड, या फिर सैंड में ही घुस जाते हैं अंदर। सांप वगैरह तुमने डेजर्ट के देखे होंगे, सैंड के अंदर घुसे हुए रहते हैं व्हेन द एम्बिएंट टेम्परेचर स्टार्ट्स increasing. Some species are capable of burrowing into the soil to hide and escape from the above ground heat। यही में जो अभी बोला सांप का वही वाला, ठीक है। तो ये सब कोई फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन नहीं है कि ब्लड में ग्लिसरॉल है या एंटीफ्रीज प्रोटीन है या कोई अलग प्रकार का प्रोटीन है, कोई अलग प्रकार का एंजाइम है ना, ऐसा कुछ नहीं है। क्या है? बिहेवियरल अडेप्टेशन है। बिहेवियर के मदद से वो अपने चेंजेस को कंट्रोल कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। Moving forward towards populations. Population attribute. In nature, we rarely find isolated single individuals of any species. Majority of them live in groups in a well-defined geographical area, share or compete for similar resources, potentially interbreed, and thus constitute, बताया था मैंने, इंटरब्रीडिंग हो रही है मतलब स्पीशीज सेम है और सेम स्पीशीज के जितने भी इंडिविजुअल्स एक जगह पे रह रहे हैं उनको हम बोलेंगे, एंड दस कंस्टिट्यूट अ पॉपुलेशन। ऑल्दो द टर्म इंटरब्रीडिंग इम्प्लाइज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स रिजल्टिंग फ्रॉम इवन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो जनरली कंसिडर्ड अ पॉपुलेशन फॉर द पर्पज ऑफ इकोलॉजिकल स्टडीज। लेकिन यहाँ पर स्पीशीज को डिफाइन करना बहुत डिफिकल्ट है,
ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में ऐसा वो कॉन्जर्वेशन वाले चैप्टर में बोला है एनसीईआरटी ने, इफ यू रिमेम्बर, एकदम पहले ही पेज पे एनसीईआरटी ने बोला था कि मोनेरा के अकेले के स्पीशीज लाखों में चले जाएंगे, क्योंकि उनको डिफरेंशिएट कर पाना बहुत डिफिकल्ट है कि ये अलग स्पीशीज है, ये अलग स्पीशीज है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ऐसा भी बोला है एनसीईआरटी ने, ये नहीं भूलेंगे, ठीक है। ऑल द कॉर्मोरेंट्स इन अ वेटलैंड, रैट्स इन एन अबेंडेंड ड्वेलिंग, ये कॉर्मोरेंट्स एक बर्ड है। ऑल द कॉर्मोरेंट्स इन अ वेटलैंड, रैट्स इन एन अबेंडेंट, अबेंडेंट मतलब छोड़ चुके हुए ऐसे भूत बंगला, अबेंडेंट ड्वेलिंग, टीकवुड ट्रीज इन अ फॉरेस्ट, बैक्टीरिया इन अ कल्चर प्लेट एंड लोटस प्लांट्स इन अ पॉन्ड आर सम एग्जांपल्स ऑफ अ पॉपुलेशन। देखो सेम स्पीशीज के बहुत सारे इंडिविजुअल्स एक ही जगह पे रहते हैं जब, तो उसको बोलते हैं पॉपुलेशन। इन अर्लियर चैप्टर्स यू हैव लर्न दैट ऑल्दो एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज द वन दैट हैज टू cope with a changed environment, it is at the population level that natural selection operates to evolve the desired traits। ठीक है फ्रेशर्स, इवोल्यूशन पढ़ेंगे तब समझेगा, तुम लोग दिमाग मत लगाओ अभी इस लाइन का, बाकी लोगों को समझ में आ रहा है। इसके ऊपर अपन ने 1 हफ्ता खर्च किया है रैंकर्स के क्लास में स्पेशली, ये पॉपुलेशन लेवल समझने के लिए, तो रैंकर्स को तो कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। Population ecology is therefore an important area of ecology because it links ecology to population genetics and evolution। A population has certain attributes that an individual organism does not। An individual may have birth and death, ये अभी ध्यान से सुनेंगे, important चीज है। An individual may have birth and death, but a population has birth rate and death rate, कि एक साल में कितने लोग पैदा हुए, एक साल में कितने लोग मरे। पॉपुलेशन को डेथ या बर्थ नहीं है, पॉपुलेशन को डेथ रेट या बर्थ रेट है ना। इन अ पॉपुलेशन दीज रेट्स रेफर टू पर कैपिटा बर्थ्स एंड डेथ्स रिस्पेक्टिवली। द रेट्स हेंस आर एक्सप्रेस्ड इज चेंज इन नंबर्स दैट इज इंक्रीज और डिक्रीज विथ रिस्पेक्ट टू मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन। हियर इज एन एग्जांपल। If in a pond there are 20 lotus plants last year and through reproduction 8 new plants are added, taking the current population to 28, we calculate the birth rate as 8 by 20 is equal to 0.4 offsprings per lotus per year। ठीक है। If 4 individuals in a laboratory population of 40 fruit flies and Drosophila died during a specified time interval, say a week, the death rate in the population during that period is 4 by 40 is equal to 0.1 individuals per fruit fly per week। I hope ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल मैथमेटिक्स है। बर्थ रेट डेथ रेट क्या है अपने को समझना कोई बड़ी बात नहीं है। अनदर एट्रीब्यूट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉपुलेशन इज सेक्स रेशियो। एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल की अगर बात करोगे तो वो एक तो मेल रहेगा ना तो फीमेल रहेगी, खत्म, इज आइदर अ मेल और अ फीमेल। But a population has a sex ratio. Example, 60% of the population are females and 40% males. Example है एक। A population at any given time is composed of individuals of different ages. If the age distribution, that is percent individuals of a given age or age group is plotted for the population, the resulting structure is called an age pyramid। For human population, the age pyramids generally show age distribution of males and females in a combined diagram. The shape of the pyramid reflects the growth status of the population, whether it is growing, stable or declining। ध्यान से डायग्राम देखेंगे, ये क्या बोलता है डायग्राम कि ये जो येलो रीजन है, दिस इज द प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले ऑर्गेनिजम्स इन अ गिवन पॉपुलेशन। जैसे ह्यूमन बींग्स के केस में देखेंगे तो इसमें अपन चिल्ड्रन को कंसिडर करेंगे, ठीक है। रिप्रोडक्टिव एज मतलब ये 18 के पहले वाले, ठीक है। रिप्रोडक्टिव एज में अप्रोक्सीमेटली पकड़ लो 25 टू 45 या 50 एज तक के लोग, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव में पकड़ लो मोर देन अबव 60 ईयर्स ऑफ एज वाले लोग, ठीक है। तो अगर प्री रिप्रोडक्टिव एक्स एक्सिस पे नंबर दिखाया गया है, एक्स एक्सिस डिनोट्स द नंबर, ठीक है। अगर ये देखो इनका प्री रिप्रोडक्टिव का अमाउंट ज्यादा है, इनका अमाउंट ज्यादा है तो
ये जो पॉपुलेशन है ये एक्सपांडिंग रहेगा, क्योंकि कुछ सालों बाद ये इधर आ जाएंगे तो ये और रिप्रोडक्शन करके और बच्चे पैदा होंगे, फिर और रिप्रोडक्टिव एज के लोग बढ़ते जाएंगे, है ना। तो ये एक्सपांडिंग पॉपुलेशन रहेगा। जितने प्री रिप्रोडक्टिव है उतने ही अगर रिप्रोडक्टिव है तो ये स्टेबल पॉपुलेशन रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। यही लोग यहाँ पर आ जाएंगे कुछ सालों बाद, फिर से इतने बच्चे पैदा होंगे, फिर से इतने ही रिप्रोडक्टिव एज वाले लोग रहेंगे एंड सो ऑन। और अगर इनका अमाउंट ज्यादा रहा रिप्रोडक्टिव वालों का और प्री रिप्रोडक्टिव वालों का कम रहा तो ये डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन रहेगा। दिस पॉपुलेशन विल बी डिक्लाइनिंग, है ना। तो एक्सपांडिंग पॉपुलेशन का जो प्लॉट है, कर्व है, वो पिरामिड शेप्ड है या बेल शेप्ड है, BELL, ठीक है। स्टेबल वालों का जो है वो अर्न शेप है। अर्न नाम का एक वेसल रहता है, उसमें ऐसा नीचे ब्रॉड रहता है और ऊपर हॉलो रहता है, शैलो रहता है। शैलो नहीं, क्या बोलेंगे, कम ब्रॉड नैरो रहता है, ठीक है। तो स्टेबल वाले को अपन URN अर्न बोलेंगे। और डिक्लाइनिंग मतलब स्पिंडल शेप, यहाँ पर कम यहाँ पर कम बीच में ज्यादा, सच कंडीशन इज कॉल्ड एज स्पिंडल शेप, ठीक है। The size of the population tells us a lot about its status in the habitat. Whatever ecological processes we wish to investigate in a population, be it the outcome of competition with another species, the impact of a predator or the effect of a pesticide application, we always evaluate them in terms of any change in the population size. The size in nature could be as low as less than 10, ठीक है, जैसे साइबेरियन क्रेन सेट भरतपुर वेटलैंड्स इन ईयर, और इट मे गो इनटू मिलियंस लाइक क्लमाइडोमोनास इन अ पॉन्ड. Population size, more technically called population density, which is designated as N, need not necessarily be measured in numbers only. Although total number is generally the most appropriate measure of population density, it is in some cases either meaningless or difficult to determine. In an area, if there are 200 Parthenium plants but only a single huge banyan tree with a large canopy, stating that the population density of banyan is low relative to that Parthenium amounts to understanding the enormous role of the banyan in that community. क्या बोल रही है एनसीईआरटी, समझ में आ रहा है ना. अब पॉपुलेशन डेंसिटी अगर बोलोगे कि banyan tree एक स्क्वायर किलोमीटर में कितना है तो एक ही है, वेरेज पार्थेनियम मतलब कैरेक्टर्स तो बहुत सारे हैं, तो डेंसिटी तो banyan tree की कम है, लेकिन इंपॉर्टेंट कौन है उस इकोसिस्टम के लिए, तो ऑफकोर्स banyan tree इंपॉर्टेंट है, पार्थेनियम प्लांट्स इंपॉर्टेंट नहीं है. तो अंडरमाइन यानी अंडर एस्टिमेट करना, ठीक है, अंडर एस्टिमेटिंग द इनॉर्मस रोल ऑफ banyan tree हो जाएगा अगर अपन पॉपुलेशन डेंसिटी डिफाइन करेंगे तो, बराबर है. इन सच केसेस द परसेंट कवर और बायोमास इज अ मोर मीनिंगफुल मेजर ऑफ द पॉपुलेशन साइज. पर अगर अपन बोलेंगे कि banyan tree का बायोमास 2000 kg है और पार्थेनियम का बायोमास उस 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 20 kg है, तो अपने को समझ जाएगा कि अच्छा नहीं, banyan tree का इंपॉर्टेंस वहां पर ज्यादा है. बायोमास मतलब टोटल कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, इसको कितना ऑर्गेनिक फॉर्म में कितना प्रेजेंट है उसको बायोमास बोलते हैं. वाटर को छोड़ के बाकी जो भी वजन रहेगा उसको अपन बायोमास बोलते हैं, है ना. इसलिए बायोमास बोलना बेटर ऑप्शन रहेगा यहाँ पर, ऐसा वो बोल रहा है. टोटल नंबर इज अगेन नॉट एन इजीली एडॉप्टेबल मेजर इफ द पॉपुलेशन इज ह्यूज एंड काउंटिंग इज इम्पॉसिबल और वेरी टाइम कंज्यूमिंग. ये भी एक प्रॉब्लम है पॉपुलेशन डेंसिटी की कंसेप्ट के साथ. इफ यू हैव अ डेंस लैबोरेटरी कल्चर ऑफ बैक्टीरिया इन अ पेट्री डिश, व्हाट इज द बेस्ट मेजर टू रिपोर्ट इट्स डेंसिटी. सेल काउंटर नाम की एक मशीन रहती है, उससे काउंटिंग करते हैं वैसे बैक्टीरिया की. समटाइम्स फॉर सर्टन इकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस देयर इज नो नीड टू नो द एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटीज. रिलेटिव डेंसिटीज से भी अपना काम हो जाता है, सर्व द पर्पज इक्वली वेल. For example, the number of fish caught per trap is a good enough measure of its total population density in the lake. मतलब समझ में आ रहा है ना कि जितना जाल हमने बिछाया था उतने जाल में कितनी फिश आई. सपोज अपना जाल होगा 50 स्क्वायर मीटर का, बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ लेकिन लेटेस्ट अज्यूम 50 स्क्वायर मीटर का जाल होगा और उसमें एक्स नंबर ऑफ फिशेस मिली अपने को, तो 50 स्क्वायर मीटर में इतनी फिशेस है, तो टोटल लेक का जो स्क्वायर मीटर है उसमें कितनी होगी, ये इजीली अपन मैथमेटिकली निकाल सकते हैं. लेकिन इस तरीके से हमेशा आंसर अप्रोक्सीमेट आएगा, सही तरीके से नहीं आएगा. जैसे रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा का जो था
रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा वाला, कौन सा 70 लाख स्पीशीज वाला, वो भी इसी तरीके से निकाला गया है ना, उसको अपन ने वो वाले चैप्टर में देखा था, ठीक है। अप्रोक्सीमेट आइडिया है ये। एनीवेज ये हो गया। वी आर मोस्टली ऑब्लाइज्ड टू एस्टिमेट पॉपुलेशन साइजेस इनडायरेक्टली without actually counting them or seeing them. The tiger census in our national parks and tiger reserves is often based on pug marks and fecal pellets. इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। स्पीशीज भी तो लड़ेगी खुद को बचाने के लिए, ठीक है। जैसे वो अकेशिया ट्री और जिराफ वाला एग्जांपल लॉस्ट वर्ल्ड नॉवेल में जो माइकल क्राइटन ने दिया है कि अकेशिया ट्रीज लंबे हो गए ताकि जेब्रा टाइप के, हॉर्स टाइप के एनिमल्स उनको ना खा पाए, तो जेब्रा टाइप के एनिमल्स ने अपनी नेक्स लंबी कर लिया ताकि उनका मुंह लीव्स तक पहुंच पाए। तो अकेशिया ट्रीज ने क्या किया, पॉइजनस सब्सटेंस रिलीज, स्पाइन्स इवॉल्व कर लिए। तो ये जो जेब्रा और हॉर्स टाइप की स्पीशीज थी जिन्होंने अपनी नेक को लंबा कर लिया था, अभी जिनको हम जिराफ बोलते हैं, उन्होंने क्या किया, अपनी टंग को लंबा कर लिया ताकि उन थॉर्न्स या स्पाइन्स के बीच में से अपनी टंग ले जाकर अच्छे से बराबर पत्तियां तोड़कर उसको खा सके, है ना। तो कोई भी स्पीशीज को मुसीबत जब फेस होती है तो वो स्पीशीज उससे लड़ती है, इवॉल्व होती है, तुरंत एक्सक्लूड हो जाती है। ऐसा बोलना इवोल्यूशन की बेइज्जती करना है, ऐसा मॉडर्न साइंटिस्ट बोलते हैं। तो गॉसेस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बहुत ज्यादा जनरलाइज चीज है, इवोल्यूशन की बेइज्जती है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इतना इजीली जनरलाइज नहीं करना चाहिए। इवन दो इट इज ट्रू, ठीक है, एक्सक्लूड होंगी स्पीशीज, ऐसा नहीं है। एबिंगडन टॉर्टोइज हुए ना एक्सटिंक्ट, ठीक है, लेकिन हर केस में ऐसा होगा, ऐसा बोलना गलत बात है। ये बहुत ज्यादा जनरलाइज्ड स्टेटमेंट है, ऐसा एनसीईआरटी बोल रही है, ठीक है। फिर से पढ़ता हूं वो सेम चीज। देखो, गॉसेस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज competing for the same resources cannot coexist indefinitely and the competitively inferior one will be eliminated eventually. This may be true if resources are limiting but not otherwise. More recent studies do not support such gross generalizations. जनरलाइजेशन है कि होगा ही, जनरलाइज बोल दिया सीधा, है ना, एबिंगडन टॉर्टोइज के स्टडी से, ऐसा नहीं है, गलत बात है। While they do not rule out the occurrence of interspecific competition, है ना, रिसेंट स्टडीज ये नहीं बोल रहे कि इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन नहीं होता है, वो होता है, बट दे पॉइंट आउट that species facing competition might evolve mechanisms that promote coexistence rather than exclusion. ठीक है, एक्सक्लूजन ही हो जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है, दोनों स्पीशीज सर्वाइव कर रही है ऐसा भी हो सकता है, कोऑपरेशन भी हो सकता है उनके बीच में। वन सच मैकेनिज्म इज रिसोर्स पार्टीशनिंग। रिसोर्स मतलब फूड, उसको पार्टीशन कर देना कि आधा तेरा आधा मेरा, तो दोनों स्पीशीज सर्वाइव कर पाएंगे। If two species compete for the same resource, they could avoid competition by choosing, for instance, मतलब for example, different times for feeding और different foraging patterns. Different times for feeding मतलब एक nocturnal रहेगा, एक diurnal रहेगा। Nocturnal मतलब रात में शिकार करने वाला, diurnal मतलब दिन में शिकार करने वाला, ऐसा, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने भी आगे दिया है। मैक आर्थर नाम के साइंटिस्ट ने showed that 5 closely related species of warblers living on the same tree were able to avoid competition and coexist due to behavioral differences in their foraging. Foraging है ना, वही शिकार करने के लिए निकलना, घूमने फिरने के लिए निकलना, ठीक है, उनकी एक्टिविटीज, तो इसको हम बोलेंगे रिसोर्स पार्टीशनिंग। तो एनसीईआरटी क्या बोल रही है कि गॉसेस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ट्रू है, होती है एक्सक्लूड स्पीशीज, नो डाउट, कंपटीशन तो बिल्कुल होता है 100%, लेकिन इस चीज को जनरलाइज कर देना गलत बात है, ठीक है, इस चीज को जनरलाइज कर देना गलत बात है। कभी कभी रिसोर्स पार्टीशनिंग भी हो सकता है, वीकर स्पीशीज इवॉल्व होके स्ट्रॉन्गर स्पीशीज से ज्यादा पावरफुल हो गई, ऐसा भी हो सकता है। वो डायनामिक चीज है, ये स्टैटिक नहीं है ना। थोड़ी देर पहले स्टैटिक बोला था ना अपन ने, स्टैटिक मतलब जो मूव नहीं होता, लेकिन ये पॉपुलेशन जो है, कम्युनिटी जो है, इकोसिस्टम जो है, ये बहुत डायनामिक चीज है। अपन चीजों को, किसी भी कंसेप्ट को जनरलाइज नहीं कर सकते, ऐसा एनसीईआरटी बोल रही है, ठीक है। तो बहुत सिंपल चीज है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन डेटा काफी सारा है प्रिडेशन में और कंपटीशन में। तो ये पूरा प्रिडेशन का और कंपटीशन का डेटा हमको याद रहना चाहिए।
बैलेनस, कैथेबैलस, अबिंगडन टॉर्टोइज, गोट, ठीक है। मैक आर्थर ने किसके ऊपर स्टडी किया है, तो वार्बलर्स के ऊपर, विच इज नथिंग बट बर्ड, ठीक है। ये ऐसे, फिर वो कैलोट्रोपिस में क्या है, तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, जिसके कारण प्रीडेटर्स उसको खाते नहीं है। काफी सारा डेटा है। मोनार्क बटरफ्लाई कड़वा लगता है इसलिए उसको बर्ड्स नहीं खाते हैं, ठीक है। सब डेटा अपने को याद रहना चाहिए। प्रीडेटर्स की खासियत क्या है, एक तो कंडुइट्स है और दूसरा वो प्रूडेंट है ना। अ स्पैरो ईटिंग अ सीड इज ऑल्सो अ प्रीडेटर। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, ये सब हमको याद रहना चाहिए एकदम स्ट्रिक्टली, ठीक है। सब लिख लेंगे ये सब इंपॉर्टेंट चीजें अलग से एक कॉपी में। नीट के एक दिन पहले 2 दिन पहले तुम सिर्फ वो कॉपी पढ़ लो, फटाफट रिवीजन हो जाएगा इकोलॉजी का। अच्छा खासा वेटेज है इकोलॉजी का। पूरा एनसीईआरटी पढ़ना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए बोल रहा हूं अभी से उसको एक कॉपी में लिख लो, स्पेशली फ्रेशर्स, ठीक है। बढ़ते आगे पैरासिटिज्म की तरफ। कंसिडरिंग दैट द पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ एंश्योर्स फ्री लॉजिंग, लॉजिंग यानी रहना, होटल्स में रेस्टोरेंट एंड लॉजिंग बोलते हैं, लॉज वैसा, एंड मील्स, फुकट का खाना है ना, मस्त फ्री। इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट पैरासिटिज्म हैज इवॉल्व्ड इन सो मेनी टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स फ्रॉम प्लांट्स टू हायर वर्टिब्रेट्स। प्लांट्स में पैरासिटिज्म बिल्कुल, हॉस्टोरिया, कस्कोटा रिफ्लेक्सा, अमरबेल डॉडर, पैरासिटिक प्लांट, पैरासिटिक रूट्स। Many parasites have evolved to be host specific, that is they can parasitize only a single species of host in such a way that both host and the parasite tend to co-evolve, that is the host evolves special mechanisms for rejecting or resisting the parasite, then the parasite has to evolve mechanisms to counteract and neutralize them in order to be successful with the same host species. इसको co-evolution बोलेंगे कि पैरासाइट से बचने के लिए होस्ट ने कुछ तो भी किया, फिर वो होस्ट को पैरासिटाइज कर पाने के लिए पैरासाइट ने कुछ तो भी किया, फिर पैरासाइट से बचने के लिए होस्ट ने कुछ तो भी किया, फिर होस्ट से बचने के लिए पैरासाइट ने कुछ तो भी किया। को-इवोल्यूशन, तो पैरासिटिज्म के कारण को-इवोल्यूशन इवॉल्व, मतलब को-इवोल्यूशन विल टेक प्लेस। एक के कारण इसका इवोल्यूशन, इसके कारण इसका इवोल्यूशन, इसके कारण इसका, इसके कारण इसका, ऐसा, ठीक है। जैसे अकेशिया और जिराफ का एग्जाम्पल दिया वैसे, तो ये अंडरलाइन कर लेंगे। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि को-इवोल्यूशन अपने को किस केस में दिखेगा, ठीक है। तो आंसर रहेगा पैरासिटिज्म में। अब देखो जिराफ और अकेशिया ट्री वाला एग्जांपल प्रीडेशन का था और उसमें को-इवोल्यूशन अपने को दिखा है, लेकिन एनसीईआरटी ने को-इवोल्यूशन सिर्फ पैरासिटिज्म में बोला है, तो हम उसको सिर्फ पैरासिटिज्म में कंसिडर करेंगे, तुरंत में इसको अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। नीट के हिसाब से अपने को को-इवोल्यूशन सिर्फ पैरासिटिज्म के लिए कंसिडर करना है। In accordance with their lifestyles, parasites evolve special adaptations such as the loss of unnecessary sense organs, है ना, टीनिया सोलियम, अपने प्लेटियलमिन्स, एस्केरिस, एस्केलमिन्थेस, इनमें ना आंखें रहते हैं ना कान रहते, क्या करना है, शरीर के अंदर फुकट में रहना है ह्यूमन बीइंग के, है ना। प्रेजेंस ऑफ एडेसिव ऑर्गन्स और सकर्स, ये टीनिया सोलियम में लिखवा कर दिया था मैंने शायद, रोस्टेलम, सकर्स, है ना। टू क्लिंग टू द होस्ट, और जूलॉजी की बुक से लिखा कर दिया था, याद नहीं आ रहा होगा तो देख लेंगे एक बार। लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ये भी है। प्लेटियलमिन्स का जो सिस्टोडा वाला जो क्लास है, फाइलम प्लेटियलमिन्स का, उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम होता ही नहीं है, ये भी हमने एनिमल किंगडम में देखा है। एंड हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, एस्केरिस का मैंने बताया हुआ है कि वो एक फीमेल 2 लाख अंडे देती है एक समय, है ना। तो सब चीजें एनिमल किंगडम के साथ मैच हो रही है, सही चीजें है, अंडरलाइन करेंगे इन सब चीजों को। The life cycles of parasites are often complex, involving 1 or 2 intermediate hosts or vectors to facilitate parasitization or of its primary host, ठीक है। प्राइमरी होस्ट मतलब जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जैसे मलेरिया के केस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मस्कीटो में हो रहा है तो मस्कीटो उसका प्राइमरी होस्ट है, ऐसा, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग उसका इंटरमीडिएट होस्ट है, ठीक है। द ह्यूमन लिवर फ्लूक, दैट इज अ ट्रिमेटोड पैरासाइट, डिपेंड्स ऑन 2 इंटरमीडिएट होस्ट्स, a snail and a fish to complete its life cycle, ठीक है। तो उसका, तो ह्यूमन लिवर फ्लूक जो है उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन लिवर में होगा, ह्यूमन बॉडी में होगा, लेकिन उसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए उसको एक बार स्नेल में जाना पड़ता है और फिश में जाना पड़ता है, ठीक है। अब स्नेल और फिश के थ्रू तो ट्रांसफर हो जाता है उसका, नो डाउट, छोटे छोटे पॉन्ड्स में वगैरह स्नेल की बॉडी से वो फिश में चले जाता है, उसमें तो कोई इशू नहीं है। लेकिन फिश से ह्यूमन बीइंग में कैसे आता है, तो मेरी जो जूलॉजी की बुक है उसमें बोला गया है कि चाइना में, अगेन घूम फिर के आ गए अपन चाइना पे,
सुशी नाम की एक डिश होती है, सुशी, SUSHI। उसमें वो शायद मतलब कैसे बनाते हैं वो डिश, उसके बारे में तो दिया नहीं है ऑफकोर्स उस बुक में, लेकिन कुछ इंग्लिश मूवीज में वगैरह देखने के कारण और कुछ नॉवेल्स में पढ़ने के कारण जितना मुझे पता है, वो जो सुशी नाम की जो डिश है चाइनीज लोगों की, उसमें वो फिश को कच्चा खाते हैं। और कच्चा खाने के कारण वो जो लिवर फ्लूक है वो ह्यूमन बीइंग के बॉडी में एंटर कर सकता है। तो मेरा जो जूलॉजी का बुक है उसमें ऐसा फिश खाते हुए दिखाया है एक चाइनीज औरत को, एकदम रेसिस्ट तरीके से चाइनीज औरत को खाते हुए दिखाया है, ठीक है। तो उसके थ्रू, फिश के थ्रू फिर वो ह्यूमन लिवर फ्लूक ह्यूमन बींग्स में आ जाएगा, ह्यूमन बींग में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। लेकिन ए सेक्सुअल के लिए उसको किस में जाना पड़ता है? स्नेल में और फिश में, ठीक है। तो चाइनीज लोगों के धंधों के कारण ये भी फैलते रहता है, लेकिन अपन उससे सेफ है क्योंकि अपन ऐसे धंधे नहीं करते सुशी वगैरह खाने के। एनीवेज, द मलेरियल पैरासाइट नीड्स अ वेक्टर दैट इज मस्कीटो टू स्प्रेड टू अदर होस्ट्स। Majority of the parasites harm the host. They may reduce the survival, growth and reproduction of the host and reduce its population density. मलेरिया ने तो भयानक जाने ली है ह्यूमन बींग्स की पास्ट में, भयानक। जब ये क्विनाइन वाली दवा बनने की थी, डिस्कवर होने की थी, उसके पहले मलेरिया हो गया मतलब डेथ ऑलमोस्ट कंफर्म रहती थी। आज भी मलेरिया बहुत सीरियस डिजीज है, हम उसको बहुत लाइटली लेते हैं, ठीक है। They might render मतलब बना देना, the host more vulnerable to predation by making it physically weak. Do you believe that an ideal parasite should be able to thrive within the host without harming it? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि अगर होस्ट ही मर गया तो पैरासाइट क्या करेगा? Then why didn't natural selection lead to the evolution of such totally harmless parasites? बनाया है इवोल्यूशन ने ऐसे पैरासाइट्स, लेकिन इवोल्यूशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कुछ नए पैरासाइट्स इवॉल्व होते रहते हैं जो अभी काफी यंग है अर्थ के हिस्ट्री के हिसाब से, धीरे धीरे वो भी इवॉल्व होकर हार्मलेस हो जाएंगे। हो सकता है थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के बाद प्लाज्मोडियम भी अपने लिए हार्मलेस हो जाए, ठीक है। पैरासाइट्स दैट फीड ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एक्टोपैरासाइट, ऑफ कोर्स। द मोस्ट फैमिलियर एग्जांपल्स ऑफ दिस ग्रुप आर द लाइस ऑन ह्यूमंस। लाइस मतलब उआ, मराठी में जिसको उआ बोलते हैं, हिंदी में जू बोलते हैं, जो बालों में रहते हैं। एंड टिक्स ऑन डॉग्स, है ना, जिनके घरों में पाले हुए डॉग्स हैं उनको पता होगा टिक्स निकालने पड़ते हैं। आर्थ्रोपोडा है वो टिक्स, और लाइस भी आर्थ्रोपोडा ही है। इसमें देखो मस्कीटो का एग्जांपल नहीं दिया है, बिकॉज मस्कीटो आर नॉट ट्रू पैरासाइट्स ऑन ह्यूमन बींग्स। सिर्फ फीमेल मस्कीटोज अपने को काटती है, वो भी प्रेग्नेंट वाली, क्योंकि उनको उनके ग्रोइंग फीटस को, ग्रोइंग एम्ब्रियो को डेवलप करने के लिए एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन चाहिए रहता है, इसलिए, ठीक है। मलेरिया से इसको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करने का। मैंने एम्ब्रियो जो बोला है वो मलेरिया का एम्ब्रियो नहीं बोला है, ऊकाइनेट की बात नहीं की है, मैंने मस्कीटो के एम्ब्रियो की बात की है। मलेरिया का हमने नाम भी नहीं लिया है। जिस मच्छर में मलेरिया नहीं है वो भी अपने को काटती है फीमेल मस्कीटो, ठीक है। तो खुद के लिए नहीं काटती है, अपने एग्स के लिए काटती है, इसलिए उसको ट्रू पैरासाइट में कंसिडर नहीं करते हैं। मेनी मरीन फिश आर इन्फेस्टेड विथ एक्टोपैरासिटिक कोपेपॉड्स, इसको भी अंडरलाइन करेंगे, ये आएगा एनिमल किंगडम में जब अपन वर्टिब्रेटा पढ़ेंगे तब। Cuscuta, a parasitic plant that is commonly found growing on hedge plants, has lost its chlorophyll and leaves in the course of evolution. It derives its nutrition from the host plant which it parasitizes. The female mosquito is not considered a parasite although it needs our blood for reproduction. Can you explain why? मैंने पहले ही बता दिया है, अंडरलाइन करेंगे, लेकिन इसको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन बन सकता है। In contrast, endoparasites are those that live inside the host body at different sites like liver, kidney, lungs, red blood cells, etc. The life cycles of endoparasites are more complex because of their extreme specialization. Their morphological and anatomical features are greatly simplified while emphasizing their reproductive potential. ठीक है, एम्फोसाइजिंग मतलब इंपॉर्टेंस दिया गया है उनके रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल को। एस्केरिस 2 लाख अंडे बाय 1 सिंगल फीमेल, है ना। एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन बराबर ह्यूमन बीइंग के बॉडी के अंदर, जैसे एस्केरिस का मैंने बताया था, वो लंग्स में जाता है, फिर अपना मोल्टिंग स्टेज खत्म करने के बाद फेरिंग्स में घुसता है, और फिर फेरिंग्स से गलेट के थ्रू इसोफेगस में एंटर करके स्टमक और इंटेस्टाइन में जाता है। बराबर उसका लाइफ साइकिल है। मलेरियल पैरासाइट जैसे बराबर रात के समय आरबीसीज फोड़ के बाहर निकलता है ना। तो एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन है, ऐसा एनसीईआरटी बोल रही है।
Brood parasitism in birds is a fascinating example of parasitism in which the parasitic bird lays its eggs in the nest of its host and lets the host incubate them. ये कुकू करता है कौवे के साथ. During the course of evolution, the eggs of the parasitic birds have evolved to resemble the host's egg in size and color to reduce the chances of the host bird detecting the foreign eggs and ejecting them from the nest. Try to follow the movements of the cuckoo and the crow in your neighborhood. ये पॉसिबल नहीं है, टेंशन मत लो, पढ़ाई लिखाई करो, नेबरहुड पार्क में जाने का नहीं. During the breeding season, that is spring to summer, and watch brood parasitism in action. कुकू क्या करता है, अपने अंडे क्रो के नेस्ट में रिलीज कर देती है. तो क्रो उन अंडों की पूरी केयर लेता है, उसमें से जब बच्चा निकलता है उसको खाना वाना भी खिलाता है, और फिर वो बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो कौवे को भग बोल के कि मैं तेरा बच्चा नहीं हूँ बोल के अपना निकल जाता है. पूरा एकदम बेचारे कौवे के साथ गेम करता है कुकू, हमेशा करती है कुकू हमेशा, ठीक है. और खुद मस्त उन बच्चों की तरफ ध्यान देने से फ्री हो जाती है उस ड्यूटी से. तो ये भी एक हिसाब से पैरासिटिज्म है. इवन दो डाइजेस्टेड फूड चोरी नहीं किया जा रहा है, लेकिन क्या हो रहा है इसमें, एनर्जी तो दूसरे वो कौवे की एनर्जी वेस्ट हो रही है ना उस कुकू के बच्चे को खिलाने में, उसके अंडे की केयर में. तो अल्टीमेटली एनर्जी की चोरी हो रही है, इसलिए इसको कंसिडर पैरासिटिज्म में ही किया है. ठीक है. देन कम्स कमेंसलिज्म. This is the interaction in which one species benefits and the other is neither harmed nor benefited. An orchid vanda, वो epiphytic root वाला, growing as an epiphyte on a mango branch and barnacles growing on the back of a whale benefit. epiphyte का तो क्या फायदा है तुमको पता ही है. बार्नेकल्स को क्या फायदा होता है, वो इंटरटाइडल कोस्ट वाले बार्नेकल्स, बैलेनस एंड कैथामेलस, यही है वो. व्हेल इधर उधर घूमती है, उसके साथ साथ बार्नेकल्स को भी इधर उधर घूमने को मिलता है. ठीक है. पर मैंगो ट्री को या वेल को उससे कोई नुकसान नहीं होता है, ना कोई फायदा होता है. नाइदर द मैंगो ट्री नॉर द वेल डिराइव्स एनी अपेरेंट बेनिफिट. द कैटल एग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल. कैटल एग्रेट नाम का एक बर्ड है, ठीक है, तुमने देखा होगा, गाय या भैंसों के पीछे पीछे घूमते रहता है. एंड ग्रेजिंग कैटल इन क्लोज एसोसिएशन, अ साइट यू आर मोस्ट लाइकली टू कैच इफ यू लिव इन फार्म्ड रूरल एरियाज, इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ कमेंसलिज्म. गाँव में तो बहुत इजीली देखने को मिलता है. The egret bird always forage यानी घूमना है ना, वो foraging activity, forage यानी घूमना. Close to where the cattle are grazing because the cattle as they move stir up and flush out the vegetation out from the vegetation insects that otherwise might be difficult for the egrets to find and catch. गाय भैंस जैसी घास खा लेते हैं तो घास गायब हो जाती है, तो जमीन पे जो कीड़े हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं, तो एग्रेट्स को वो इजीली दिख जाते हैं, तो एग्रेट्स इजीली जाके उन कीड़ों को खा लेते हैं. तो एग्रेट्स को फायदा होता है गाय के पीछे पीछे घूमने से, लेकिन गाय को ना फायदा होता है ना नुकसान होता है. अनदर एग्जाम्पल ऑफ कमेंसलिज्म इज द इंटरेक्शन बिटवीन सी एनीमोनी दैट हैज स्टिंगिंग टेंटेकल्स, निमेटोसिस्ट, निडोब्लास्ट, निडोसाइट्स, याद है ना, सिलेंट्रेटा में देखा था, है ना. फाइंडिंग नीमो अगर तुमने देखा होगा तो फाइंडिंग नीमो में जो नीमो रहता है और उसके फादर रहते हैं वो क्लाउन फिश है, और वो एकदम मूवी के स्टार्टिंग में जो उनका घर रहता है जिसमें वो सोए हुए रहते हैं, दैट इज नथिंग बट सी एनीमोनी. ठीक है. तो इंटरेक्शन बिटवीन सी एनीमोनी दैट इज स्टिंगिंग टेंटाकल्स एंड द क्लाउन फिश दैट लिव्स अमंग देम. तो फाइंडिंग नीमो एकदम साइंटिफिकली सही चीज है. द फिश गेट्स प्रोटेक्शन फ्रॉम द प्रीडेटर्स, क्योंकि वो तो सी एनीमोनी के आसपास भी नहीं फटकेंगे. वी स्टे अवे फ्रॉम द स्टिंगिंग टेंटाकल्स. द एनीमोनी डज नॉट अपीयर टू डिराइव एनी बेनिफिट नॉर एनी नुकसान, कोई नुकसान भी तो नहीं है उसको, बाय होस्टिंग द क्लाउन फिश, ना फायदा ना नुकसान. ठीक है. फिर हम आते हैं म्यूचुअलिज्म पे. दिस इंटरेक्शन कन्फर्स बेनिफिट्स ऑन बोथ इंटरेक्टिंग स्पीशीज. लाइकेंस रिप्रेजेंट एन इंटीमेट यानी बहुत क्लोज म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन बिटवीन अ फंगस एंड फोटोसिंथेसाइजिंग अल्गी और साइनोबैक्टीरिया. अंडरलाइन करेंगे, सिर्फ अल्गी ही नहीं, साइनोबैक्टीरिया भी चलता है, तुरंत में इसको अंडरलाइन करेंगे, क्वेश्चन बन सकता है. विच स्टेटमेंट इज ट्रू. अ फंगस might have a mutualistic relationship with algae और blue green algae. तुम गलत बोल दोगे उसको, ठीक है, गलत नहीं है, सही है. साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन algae भी चलेगा. Similarly, the mycorrhizae are associations between fungi and the roots of the higher plants. The fungi help the plant in the absorption of essential nutrients from the soil, while the plant in turn provides the fungi with energy yielding carbohydrates.
The most spectacular and evolutionary fascinating examples of mutualism are found in plant-animal relationships. Plants need the help of animals for pollinating their flowers and dispersing their seeds. Animals obviously have to pay fees for the services that plants expect from them. पता है हमको, हनी बी को नेक्टर देते हैं प्लांट्स बदले में, है ना, वो फीस है उनकी. Plants offer rewards और fees in the form of pollen and nectar. अब पोलन मेरे को तो नहीं पता है कि पोलन कैसे का रिवॉर्ड हो सकता है, क्योंकि पोलन के बारे में रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में एनसीईआरटी ने बोला है कि उसको कोई डाइजेस्टिव जूस डाइजेस्ट नहीं कर सकता, तो उसको खा के कुछ फायदा नहीं है एनिमल्स को. ठीक है, तो वो रिवॉर्ड कैसे हुआ? और पोलन को अगर उन्होंने खा लिया और डाइजेस्ट कर लिया तो फिर भी वो प्लांट के लिए क्या फायदे की चीज हो गई? रिवॉर्ड नेक्टर होना चाहिए, और नेक्टर के लिए पोलन का प्लांट से एनिमल्स को क्या मिल रहा है? तो नेक्टर. और एनिमल से प्लांट्स को क्या फायदा हो रहा है? तो पोलन का ट्रांसफर, है ना. पोलन अगर खा लिया एनिमल्स ने तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में जो एनसीईआरटी ने बोला है वो भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा. और दूसरा, वो अगर खा लिया और डाइजेस्ट कर लिया तो फिर पोलन ट्रांसफर तो हो ही नहीं पाएगा, है ना. तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से पोलन को एज अ फीस ट्रीट करना गलत हो जाएगा. लेकिन एनसीईआरटी ने पोलन बोला है, इस चैप्टर में तो बोला ही है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में भी बोला है, अंडरलाइन करेंगे, पोलन भी फीस है, पोलन भी फीस है, पोलन भी रिवॉर्ड है. ठीक है, तो पोलन एंड नेक्टर फॉर पॉलिनेटर्स एंड जूसी एंड न्यूट्रिशियस फ्रूट्स फॉर सीड डिस्पर्सर्स. जैसे हम मैंगो खाते हैं, सीड फेंक देते हैं, तो सीड इधर उधर फेंकने के कारण दूसरी जगहों पर मैंगो का प्लांट ग्रो होगा. ठीक है, बट द म्यूचुअली बेनिफिशियल सिस्टम शुड ऑल्सो बी सेफ गार्डेड अगेंस्ट चीटर्स. फॉर एग्जाम्पल, एनिमल्स दैट ट्राई टू स्टील नेक्टर विदाउट एडिंग इन पॉलिनेशन. Now you can see why plant-animal interactions often involve co-evolution of the mutualists. That is, the evolution of the flower and its pollinator species are tightly linked with one another. मतलब चीटिंग नहीं हो सकती, सिर्फ स्पेसिफिक स्पीशीज को ही नेक्टर मिल पाएगा और स्पेसिफिक स्पीशीज ही पॉलिनेशन कर पाएंगे. तो चीटिंग नहीं कर पाएंगे नाइदर प्लांट नॉर एनिमल्स. लेकिन प्लांट्स चीटिंग करते हैं, आगे के पेज में एग्जाम्पल आएगा. तो यहाँ पर भी को-इवोल्यूशन हुआ है, इसको भी अंडरलाइन करेंगे. को-इवोल्यूशन यहाँ पर भी हुआ है, पीछे भी हमने एक जगह पर को-इवोल्यूशन को अंडरलाइन किया हुआ है. पैरासिटिज्म में, पैरासिटिज्म एंड म्यूचुअलिज्म दोनों में को-इवोल्यूशन रहेगा. ठीक है. इन मेनी स्पीसीज ऑफ फिग ट्रीज, फिग यानी फाइकस, ठीक है, औदुंबर, जिसका एग्जाम्पल मैंने मॉर्फोलॉजी में बताया था हाइपेंथोडियम के वक्त कि उसके अंदर वो फिग वास्प रहते हैं, वो वाला. There is a tight 1-to-1 relationship within the pollinator species of wasp. It means, ये याद नहीं आ रहा होगा तो देख लेंगे, औदुंबर वाला हाइपेंथोडियम इनफ्लोरेसेंस के अंडर पढ़ाया हुआ है मॉर्फोलॉजी चैप्टर में. It means that a given fig species can be pollinated only by its partner wasp species and no other species. तो चीटिंग होने का चांस नहीं रहेगा. The female wasp uses the fruit not only as an oviposition, मतलब अंडा देने की जगह, but uses the developing seeds within the fruit for nourishing its larvae. अब ये फिर से गड़बड़ हो गई, सीड्स का नुकसान हो जाएगा, लार्वे खा जाएंगे उसको. तो द वास्प पर कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा, फीस तो देनी पड़ेगी, नहीं तो क्यों करके देगा वो. द वास्प पॉलिनेट्स द फिग इन्फ्लोरेसेंस while searching for suitable egg laying sites. In return for the favor of pollination, the fig offers the wasp some of its developing seeds. हाँ बोला ना, फीस तो कुछ ना कुछ देनी ही पड़ेगी, कुछ ना कुछ रिवॉर्ड देना ही पड़ेगा एज फूड फॉर द डेवलपिंग वास्प लार्वे. ठीक है, इसको भी अंडरलाइन करेंगे. ऑर्किड वैंडा shows a bewildering diversity of floral patterns, many of which have evolved to attract the right pollinator insects. अच्छा, ये जो पैराग्राफ है ना, अभी अपना ये जो चल रहा था म्यूचुअलिज्म वो खत्म हो गया है. ये पैराग्राफ में इन्होंने कुछ अलग से टॉपिक नहीं दिया है, लेकिन म्यूचुअलिज्म खत्म हो चुका है, ध्यान रखेंगे. ठीक है, म्यूचुअलिज्म खत्म हो चुका है. इस पैराग्राफ को म्यूचुअलिज्म में कंसिडर नहीं करना. ये कंफ्यूजन हर साल बच्चे करते हैं, सर ये भी तो म्यूचुअलिज्म में आएगा. नहीं आएगा ये म्यूचुअलिज्म में. ठीक है, ये राइटिंग स्टाइल गलत है एनसीईआरटी की. कुछ टाइटल देना चाहिए था या फिर एक और लाइन छोड़नी चाहिए थी. ऐसा डायरेक्टली पैराग्राफ चेंज करने के कारण वैसा लगता है, पर ये म्यूचुअलिज्म का हिस्सा नहीं है. Orchids show a bewildering diversity of floral patterns, many of which have evolved to attract the right pollinator insect, that is bees and bumblebees, and ensure guaranteed pollination by it.
नॉट ऑल ऑर्किड्स ऑफर रिवॉर्ड, मैंने बोला था ना पिछले पेज पे कि ये चीटिंग करते हैं कुछ प्लांट्स करके, ये देखो अभी चीटिंग इनकी। द मेडिटेरेनियन ऑर्किड कॉल्ड ऑफ्रिस एम्प्लॉयज सेक्सुअल डिसीट टू गेट पॉलिनेशन डन बाय अ स्पीशीज ऑफ बी। ठीक है, बताया था शायद मैंने ये कहानी कि उसका जो फूल है वो फीमेल बी के समान दिखता है, तो मेल बी को लगता है कि वो फीमेल है, तो वो जाके रिप्रोडक्शन करने की कोशिश करता है, मेटिंग की। रिप्रोडक्शन तो होता नहीं है लेकिन पॉलिनेशन उस बहाने हो जाता है, तो उस इंसेक्ट को बदले में कुछ भी नहीं मिला। तो ये चीटिंग है ना, चीटिंग के लिए वर्ड है डिसीट, और सेक्सुअली चीटिंग के इसलिए सेक्सुअल डिसीट टू गेट पॉलिनेशन डन बाय अ स्पीशीज ऑफ बम्बल बी। वन पेटल ऑफ इट्स फ्लावर बेयर्स एन अनकैनी, अनकैनी मतलब थोड़ा भी अलग नहीं लगेगा ऐसा, रिजेम्बलेंस टू द फीमेल ऑफ द बी इन साइज, कलर एंड मार्किंग्स। कैसे इवॉल्व किया होगा प्लांट ने, सोचो ना, उस प्लांट के पास आंख है, ना कान है, ना टच का सेंसेशन है, ना स्मेल का सेंसेशन है, फिर भी उस फीमेल बी को रिजेम्बल करने वाला फ्लावर कैसे उसने इवॉल्व किया होगा, अनइमेजिनेबल है हमारे लिए, है ना। द मेल बी इज अट्रैक्टेड टू व्हाट इट परसीव्स एज अ फीमेल, सूडो कोपुलेट्स विद द फ्लावर and during that process is dusted with pollen from the flower. When the same bee pseudocopulates with another flower, it transfers pollen to it and thus pollinates the flower. Here you can see how co-evolution operates. If the female bee's color patterns change even slightly for any reason during evolution, pollination success will be reduced unless the orchid flower co-evolves to maintain the resemblance of its petal to the female bee. सही बात है ना, अगर उसमें कुछ इवोल्यूशन हो गया कीड़े में, उसका शेप और साइज और कलर चेंज हो गया, तो उसको फिर वो फ्लावर फीमेल लगना बंद हो जाएगा, फिर वो रिप्रोड्यूस करना, सूडो कोपुलेट करना बंद कर देगा, तो उस फ्लावर को भी इवॉल्व होना पड़ेगा। तो एक के कारण दूसरे का इवोल्यूशन हो रहा है, इसको हम बोलते हैं को इवोल्यूशन, है ना। बी अ पॉलिनेटर ऑन ऑर्किड फ्लावर, इस डायग्राम में नहीं समझ में आ रहा है वो, बाकी इधर भी एक डायग्राम है। म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन द फिग ट्री एंड वास्प। ए में फिग फ्लावर इज पॉलिनेटेड बाय वास्प, इधर ये वास्प दिख रहा है, ये जो ये वास्प है, और फिर बी में वास्प लेइंग एग्स इन अ फिग फ्रूट। ये छोटे छोटे वास्प है इधर, एक तो इसका मैंने वीडियो भी दिखाया था रैंकर्स को, एक्चुअल मैंने लाइव खींचा हुआ औदुंबर के इन्फ्लोरेसेंस को तोड़ के उसके अंदर कीड़े दिखाए थे, इफ यू रिमेम्बर, रैंकर्स को दिखाया था। ठीक है, अच्छा इसके अलावा अभी चैप्टर तो खत्म हो चुका है। एक यहाँ पर एक चीज थी एमेंशलिज्म, इसमें मैंने बोला था कि ये मेरे को पढ़ता भी नहीं है और एनसीईआरटी में इसको दिया भी नहीं है, तो मैं इसको अलग से एक्सप्लेन करूंगा। तो एमेंशलिज्म में -0 बोला हुआ है, -0 का एग्जाम्पल क्या दिए हुए है बुक्स में, हायर बुक्स में, एनसीईआरटी में तो नहीं है लेकिन बाकी बुक्स में जो दिए है वो ये दिए है। जैसे सनफ्लावर क्या करता है, कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करता है सॉइल में, पॉइजनस केमिकल, जिसके कारण दूसरा कोई प्लांट वहां पर ग्रो ही नहीं हो सकता, इसको एमेंशलिज्म बोला गया है। तो ये मेरे को तो पता नहीं है कि कैसे, तो मेरे को पूछना मत, डाउट मत पूछना कि सर ये -0 कैसे हुआ, सनफ्लावर को तो फायदा हो रहा है। तो मेरा भी यही मानना है कि सनफ्लावर को तो फायदा हो रहा है, दूसरा कोई स्पीशीज वहां पर ग्रो नहीं हो पाएगा, तो सनफ्लावर की कंपटीशन घटेगी, और सनफ्लावर को तो डेफिनेटली फायदा हो रहा है, लेकिन उसको हर जगह पर -0 बोला हुआ है। ठीक है, एक स्टूडेंट ने मुझे बोला था एक बार कि उसका -0 होने का रीजन ये हो सकता है कि अब तक कोई दूसरी स्पीशीज वहां पर आई ही नहीं है, तो जब आई ही नहीं है तो उसको सनफ्लावर को अपन प्लस कैसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ लोग बोलते हैं, कुछ एक्सप्लेनेशंस कुछ स्टूडेंट्स ने दिए हैं, लेकिन मेरे को तो आज तक वो नहीं पता है कि उसको -0 कैसे बोल सकते हैं। दूसरे स्पीशीज का नुकसान डेफिनेटली हो रहा है, लेकिन सनफ्लावर का भी तो फायदा हो रहा है, ऐसा मेरे को लगता है, पर मेरे लगने से कुछ नहीं होता। जो एनसीईआरटी ने बोला है वही अपने को फॉलो करके रखना है। एमेंशलिज्म मतलब -0 है, सनफ्लावर को ना फायदा ना नुकसान, और दूसरी स्पीशीज को नुकसान। ठीक है, इसलिए -0। दूसरा इसके और एग्जाम्पल्स है, जैसे एंटीबायोटिक्स आर व्हाट, एंटीबॉडीज नहीं, एंटीबायोटिक्स कोई एलोपैथी के लोगों ने बनाई हुई, लैब में बनाई हुई केमिकल चीज नहीं है। एंटीबायोटिक्स इज अ टोटली नेचुरल थिंग, जिसको बैक्टीरिया या ईस्ट रिलीज करते हैं दूसरे बैक्टीरियल स्पीशीज को मारने के लिए। क्यों? सेम रीजन है, एकदम सेम रीजन है, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन घटाने के लिए।
तो ये भी सनफ्लावर की तरह -0 में आएगा। और इसके अलावा एक और एग्जांपल है जो रैंकर्स को पता है, फ्रेशर्स को नहीं पता, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस इसलिए इवॉल्व नहीं किए गए हैं कि ह्यूमन बींग्स को उसका फायदा हो और ह्यूमन बींग्स को बायोटेक्नोलॉजी करने में हेल्प हो, नॉट एट ऑल। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्यों इवॉल्व किए गए हैं? ताकि उससे दूसरे स्पीशीज के बैक्टीरिया का डीएनए कट हो जाए और दूसरे स्पीशीज के बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाए। वो अपने लिए नहीं बना है, अपन ने उसको यूज किया अपने फायदे के लिए, दैट इज ए डिफरेंट थिंग, लेकिन अपने फायदे के लिए उसको इवॉल्व नहीं किया गया है। बैक्टीरिया ने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस को इवॉल्व खुद के फायदे के लिए किया है ताकि दूसरा स्पीशीज वहां पर ग्रो ना हो सके बैक्टीरिया का, ठीक है। तो वो भी एमेंसलिज्म रहेगा, दैट इज -0, ठीक है। विद दिस ये बड़ा सा चैप्टर इज फाइनली ओवर। बहुत समय लगा क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर था, इतना बड़ा वीडियो बनाने को मेरे को 2 दिन लग गए पूरे, इसलिए, बट फाइनली इट इज ओवर। अभी नेक्स्ट चैप्टर हम देखते हैं इकोसिस्टम।